हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग यूनिट 9 का पार्ट 5 करेंगे, जो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन। गुड आफ्टरनून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से, जिनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें उनको 10 यूनिट का रिवीजन, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें उनको अवेलेबल मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और नोट्स की पीडीएफ वगैरह उनको अवेलेबल होंगी। और ये कोर्स आपका वैलिड होगा टिल दिसंबर एग्ज़ाम। दिसंबर का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये वैलिड होगा। और अगर वो दोनों पेपर बाई करना चाहते हैं तो 1400 का पड़ेगा, जिसमें उनको फर्स्ट पेपर की बुक फ्री मिलेगी, जो कि है सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक है। पीवाईक्यूज के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक है वो, तो वो फ्री मिलेगी। अगर वो सिंगल पेपर बाई करना चाहते हैं तो वो 1000 की पड़ेगा। ठीक। तो 400 की आपकी बुक ही पड़ जाती है, इसीलिए मैं प्रीफर करूँगा आपको कि आप जो है आ, दोनों पेपर ज्वाइन करें। ठीक। और आप साथ में मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए ये ऑफर है, या जिनका कोर्स जो है दिसंबर से पहले ओवर हो रहा है, वो फिलर फॉर्म के नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी उनको डाउट है कि वो दिसंबर तक अगर कोर्स एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, वो कम फीस में उनको उनका कोर्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा दिसंबर तक। हम लोग आज करने वाले हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 5। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 5। पार्ट 4 हम लोग कल कर चुके हैं, पार्ट 5 करेंगे और ये लास्ट पार्ट है हमारा यूनिट 9 का। यूनिट 9 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और कल से यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड फैमिली हम लोग पढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। कि हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज कर रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर and medicine could potentially transform inappropriate healthcare system into appropriate one। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है हेल्थ केयर सिस्टम में, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, और मेडिसिन, हेल्थ केयर सिस्टम या मेडिसिन में जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, जो इनअप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सिस्टम थे उसको अप्रोप्रिएट वन बना रही है, यानी कि उसको अप्रोप्रिएट बना रही है। ठीक। तो जो इनअप्रोप्रिएट थे, यानी कि जो काम के नहीं थे हेल्थ केयर सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी की वजह से अब वो काम के हो गए। ठीक। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन could potentially transform inappropriate healthcare system into appropriate one। तो उनको inappropriate healthcare system को appropriate बना रही है। Provides cheaper, faster and more effective solution for diseases। तो किसी भी डिजीज जैसे कि इबोला है या एड्स है, इनके लिए बहुत महंगे ट्रीटमेंट होते थे। इबोला और एड्स के, ठीक, बहुत महंगे ट्रीटमेंट होते थे और बहुत स्लो प्रोसेस हुआ करता था, और इवन जो है हर जगह पे ये अवेलेबल भी नहीं होता। ठीक। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो है पॉसिबल हो पाया है कि अब जो है चीपर तरीके से, चीपर जो है इस इन डिजीज का सॉल्यूशन जो है बहुत चीपर हो गया है, यानी कि बहुत सस्ता हो गया है। फास्टर हो गया है, यानी कि अब स्लो प्रोसेस नहीं है, फास्ट प्रोसेस हो गया है।
फास्ट आपका क्योर होता है इस डिजीज से, ठीक, और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक। तो हेल्थ केयर से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से अब ये डिजीज के जो सॉल्यूशन है यानी कि जो मेडिसिन वगैरह है वो ज़्यादा यूजफुल हो गई है, ठीक। सच एज इबोला एंड एड्स, ठीक। तो इबोला एंड एड्स के डिजीजेस के लिए ये कहा जाता है कि इनके लिए दवाइयाँ बहुत कम अवेलेबल हुआ करती थी और बहुत महंगी होती थी और बहुत स्लो प्रोसेस होता था और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती थी। यानी कि डेथ रेट जो है इन डिजीजेस की वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, जबकि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद जो है इस पे कंट्रोल कर लिया गया है। अब ये डिजीजेस का जो सॉल्यूशन है यानी कि जो मेडिसिन वगैरह है वो बहुत इफेक्टिव हो गई हैं और बहुत फास्टर तरीके से ही आपका क्योर करती हैं और बहुत चीपर है, यानी कि बहुत सस्ते दामों में भी मिल जाती हैं, ठीक। प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। अब प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में क्या इफेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में क्या इफेक्ट पड़ता है प्रौद्योगिकी का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है कि प्रौद्योगिकी और परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रौद्योगिकी और परिवार का क्या संबंध है, ठीक, या प्रौद्योगिकी और राजनीति का क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा में डिजिटल तकनीक संभावित रूप से अनुपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को उपयुक्त में बदल बदल सकती है। तो जो स्वास्थ्य सेवा है या चिकित्सा में जो डिजिटल तकनीक आ रही है, यानी कि स्वास्थ्य सेवा या डिजिटल तकनीक में या चिकित्सा में, स्वास्थ्य सेवा या चिकित्सा में जो डिजिटल तकनीक आ रही है वो ज़्यादातर जो अनुपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ थी उनको उपयुक्त में बदल रही है, यानी कि उनको उपयुक्त बना रही है। तो ऐसी प्रणालियाँ जो काम की नहीं थी, जो कई बीमारियों को ठीक नहीं कर पा रही थी, जो कई बीमारियों के साथ झेल नहीं पा रही थी, तो ऐसी स्वास्थ्य प्रणालियाँ जो है वो अनुपयुक्त थी, उसको जो है प्रौद्योगिकी के आने के बाद उपयुक्त बनाया जा सकता है। एक प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट की वजह से अब जो है वो सारी प्रणालियाँ उपयुक्त में बदली जा रही हैं। जैसे कि बीमारियाँ हैं, इबोला है, एड्स है, उनके लिए सस्ता इलाज, तेज इलाज और अधिक प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती है, ठीक। तो जो प्रौद्योगिकी है उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एड्स और इबोला जैसी बीमारियाँ जिनके लिए पहले बहुत कम इलाज मौजूद हुआ करते थे या होते भी थे तो बहुत महंगे इलाज हुआ करते थे और बहुत धीरे तरीके से काम करते थे, इनका जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, ठीक। लेकिन अब प्रौद्योगिकी की वजह से एड्स और इबोला जैसी बीमारियों को सस्ते में, तेज और ज़्यादा प्रभावी तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है, ठीक। तो प्रौद्योगिकी के आने से एक फ़ायदा मेडिसिन में ये हुआ है कि सारे प्रोसेस जो है तेज हो चुके हैं और कुछ ऐसी बीमारियां जो पहले जो है बहुत डेंजरस मानी जाती थी अब उस पर कंट्रोल पा लिया गया है और बहुत आसानी से उसको नियंत्रण में रखना संभव हो गया, ठीक। इक्वलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनल एंड मेडिकल पेशेंट्स, ठीक। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनल एंड मेडिकल पेशेंट, पेशेवरों और चिकित्सा रोगियों के बीच संबंधों को बराबर कर सकती है, यानी कि जो संबंध है दोनों के बीच में उनको बहुत आसानी कर रही है, ठीक। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप किसी भी जो प्रोफेशनल है, मेडिकल प्रोफेशनल है, उन तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, आसानी से उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनल एंड मेडिकल पेशेंट्स, मेडिकल पेशेंट और प्रोफेशनल के बीच में रिलेशनशिप को इक्वलाइज कर रहा है, पेशेवरों और चिकित्सा रोगियों के बीच संबंध को बराबर कर सकता है, यानी कि संबंध को बराबर कर रहा है, यानी कि संबंध बहुत आसान कर रहा है, ठीक। तो पेशेवरों और चिकित्सा रोगी के बीच संबंध अच्छा बना रहा है, ठीक, ताकि मतलब अच्छे तरीके से इलाज हो पाए। अगर दोनों के बीच में संबंध अच्छा होगा तो अच्छी तरीके से इलाज भी हो सकता है। तो ये कैसे संभव हो पाए, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से ही संभव होता है, ठीक। जैसे अभी आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐप ऐसे मिल जाएंगे जिसके जरिए आप डॉक्टर से आसानी से मिल सकते हैं, ठीक। टेक्नोलॉजी कुड हेल्प अस टू लीड हेल्थियर लाइफ इन हेल्थियर कम्युनिटीज, ठीक। तो टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करती है कि एक हेल्थियर कम्युनिटीज में आप हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं, ठीक। एक हेल्थी लाइफ हेल्थी कम्युनिटी में आप जी सकते हैं, इसका ये क्यों पॉसिबल हो पाया है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, ठीक। सो टेक्नोलॉजी कुड हेल्प अस टू लीड हेल्थियर लाइफ इन हेल्थियर कम्युनिटीज, प्रौद्योगिकी हमें स्वास्थ्य समुदाय में स्वास्थ्य जीवन जीने में मदद कर सकती है। तो प्रौद्योगिकी क्या करती है, हमें स्वास्थ्य समुदाय में स्वास्थ्य जीवन जीने में
मदद करती है। यानी कि आप एक ऐसे समुदाय में रह सकते हैं जो बहुत स्वस्थ हो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से सारे लोगों को फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो वो समुदाय जो है वो स्वस्थ हो सकता है और आप अपना खुद का जीवन भी स्वस्थ बना सकते हैं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आप अपना खुद का जीवन भी आप स्वास्थ्य बना सकते हैं। तो एक स्वास्थ्य समुदाय में अपना स्वास्थ्य जीवन आप जी सकते हैं ड्यू टू प्रौद्योगिकी की वजह से। ठीक। 10 ways in which healthcare is being saved by medical technology। तो 10 ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके जरिए मेडिकल टेक्नोलॉजी को सेफ मिला, एक नया सेफ मिला मेडिकल टेक्नोलॉजी को। ऐसे 10 तरीके कौन कौन से हैं? ठीक, एक मिनट में आता हूँ। तो 10 ways in which healthcare is being saved by medical technology। तो 10 तरीके कौन कौन से हैं जिसके जरिए मेडिकल टेक्नोलॉजी को सेव किया जा रहा है, यानी कि उसको बदला जा रहा है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चेंज किया जा रहा है। ठीक, तो ऐसे 10 तरीके हैं। सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की वजह से मेडिकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा, यानी कि मेडिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है एआई की मदद से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पहला क्या है, पहला तरीका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इज अ पावरफुल टूल दैट इज सेट टू रिवोल्यूशनलाइज हेल्थ केयर इंटायरली। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, हेल्थ केयर को पूरी तरीके से रिवोल्यूशनलाइज कर रहा है। ठीक, रिवोल्यूशनलाइज कर रहा है यानी कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई is a powerful tool that is set to revolutionize healthcare entirely। चिकित्सा प्रौद्योगिकी द्वारा स्वास्थ्य सेवा को आकार देने के 10 तरीके। तो ऐसे कौन से 10 तरीके हैं जिसकी वजह से जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी है उसने स्वास्थ्य सेवा के आकार को बदला है, किस तरह से स्वास्थ्य सेवा के आकार को बहुत विकसित किया है, ऐसे 10 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चल रहा है, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। ठीक, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको एआई शॉर्ट फॉर्म में इसको एआई कहा जाता है, एक शक्तिशाली उपकरण है। ये क्या है, एक शक्तिशाली उपकरण है जो स्वास्थ्य सेवा में पूरी तरह से क्रांति लाने के लिए तैयार है। जो क्या है, स्वास्थ्य सेवा में पूरी तरीके से क्रांति लाने के लिए तैयार है, यानी कि ये एक क्रांति ला दिया है, स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति ला दिया है। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति आई। ठीक, अब ये क्रांति कौन सी आई है, विद द एबिलिटी टू माइन medical records, AI algorithm can design treatment plans, develop drugs quicker than any current doctor, and even diagnose cancerous and non-cancerous tissue samples। ठीक, तो इनके पास एक जो है एबिलिटी है कि ये मेडिकल रिकॉर्ड को रखते हैं। ठीक, एआई टूल्स में जो है अल्गोरिदम सेट किया जाता है, अल्गोरिदम सेट किया जाता है कि इस बीमारी के लिए ये ट्रीटमेंट है, ये सेट कर दिया जाए। तो उनके पास एक तरीका होता है मेडिकल रिकॉर्ड को रखने का, एक इंसान के मुकाबले में, एक ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाते हैं उस चीज़ों को। ठीक, सो ये किसी भी एक एल्गोरिदम के बेस पे होते हैं। एल्गोरिदम कहते हैं कि आप किस बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, या क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो कौन सी बीमारी है ये डिटेक्ट करने के लिए पूरा एल्गोरिदम सेट किया जाता है। क्योंकि उनके पास दिमाग तो होता नहीं है कि वो बीमारी का नाम सुन के फिर उसका जो है देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके पास, उनके अंदर सारी चीज़ें सेट की जाती है कि आप बता दिए कि ये सिम्टम है तो ये बीमारी है और इसके लिए ये ट्रीटमेंट। तो क्या होगा, एक डॉक्टर को जो है
उसको सोचने में, उसकी दवा सोचने में, उसकी बीमारी पकड़ने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन चूंकि एआई में सारे एल्गोरिदम सेट कर दिए गए हैं, जैसे उनको सारे सिम्टम्स बताए जाते हैं, उसको बीमारी का पता चल जाता है और वो ट्रीटमेंट प्लान को बहुत तेजी से उसको बना सकता है। जो एआई है वो ट्रीटमेंट प्लान को बहुत तेजी से बना सकता है और बहुत जल्दी जो है वो ड्रग्स को डेवलप कर सकता है। ठीक, तो बहुत जल्दी उससे रिलेटेड ड्रग्स को डेवलप कर सकता है देन एनी करंट डॉक्टर। कोई भी करंट डॉक्टर उनसे तेज काम नहीं कर सकता, यानी कि एआई से तेज, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तेज वो कोई भी डॉक्टर जो है वो ड्रग को डेवलप नहीं कर सकता है, ट्रीटमेंट प्लान को नहीं डिजाइन कर सकता। ठीक, एंड इवन डायग्नोज, और ये जो है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ये डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कैंसरस या नॉन कैंसरस टिश्यू सैंपल्स हैं उनको भी ये डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक, यानी कि उनको ठीक कर सकते हैं। कैंसरस या नॉन कैंसरस टिश्यू सैंपल्स हैं उनको भी ये डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं, उसकी दवा चला सकते हैं। तो विद द एबिलिटी टू माइन मेडिकल रिकॉर्ड, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है मेडिकल रिकॉर्ड को माइन करने की, एआई एल्गोरिदम यानी कि आर्टिफिशियल एल्गोरिदम कैन डिजाइन ट्रीटमेंट प्लान। तो ये जो है ट्रीटमेंट प्लान को डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप ड्रग्स क्विकर देन एनी करंट डॉक्टर। आज के डॉक्टर्स के मुकाबले में वो और जल्दी से ड्रग्स को डेवलप कर सकते हैं एंड इवन डायग्नोज कैंसरस एंड नॉन कैंसरस टिश्यू सैंपल्स। और ये यहाँ तक कि कैंसरस या नॉन कैंसरस टिश्यू सैंपल को भी डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक, मेडिकल रिकॉर्ड्स को माइन करने की क्षमता के साथ, क्योंकि इनके अंदर मेडिकल रिकॉर्ड्स को माइन करने की क्षमता होती है, एआई एल्गोरिदम उपचार योजनाओं को डिजाइन कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, सारी चीजें इनको याद होती है, सारी चीजें इनके अंदर फिट होती हैं, तो इनको जो है जैसे ही इनको सिम्टम्स पता चलता है, कुछ जो है निशानियां पता चलती है, तो इनको बीमारी तुरंत ये भांप लेते हैं कि कौन सी बीमारी है, और उसके लिए जो है इनके अंदर एक एल्गोरिदम सेट होता है। उसके जरिए ये उपचार की योजनाओं को बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हैं और बहुत तेजी से डिजाइन कर सकते हैं, और किसी भी मौजूदा डॉक्टर की तुलना में तेजी से दवाओं का विकास कर सकते हैं। और दवाओं का विकास भी ये, यानी कि दवा क्या चलानी है क्या नहीं, ये सारी चीज़ों का विकास जो है वो डॉक्टर के मुकाबले में, आज के जो मौजूदा डॉक्टर हैं उनके मुकाबले में ये बहुत ही तेज काम कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक डॉक्टर जो है अगर 10 पेशेंट को देख रहा है एक दिन में, तो एआई एल्गोरिदम के हिसाब से वो अगर एआई का इस्तेमाल करता है तो वो एक दिन में 50 भी देख सकता है। ठीक, तो इतना तेजी से काम होने लगता है उसमें। ठीक, और यहाँ तक कि कैंसर और गैर कैंसर वाले ऊतक के नमूनों का निदान भी कर सकता है। तो अगर कोई कैंसर या गैर कैंसर ऊतक के नमूने हैं तो उसका भी ये निदान कर सकता है, उसका भी ये इलाज कर सकता है। ठीक, सो एआई के डेवलपमेंट की वजह से मेडिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक, चिकित्सा प्रणाली में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं एआई के विकसित होने की वजह से। ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो बहुत तेज़ी से कर सकते हैं जो डॉक्टर बहुत स्लो कर सकता है। ठीक, मेडिकल रिकॉर्ड को माइन करने की क्षमता होती है इनके साथ, इसीलिए इनके पास जो है मेडिकल रिकॉर्ड को माइन करने की क्षमता होती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास रिकॉर्ड्स को माइन करने की क्षमता होती है। एआई एल्गोरिदम उपचार योजनाओं को डिजाइन कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, उस रिकॉर्ड की वजह से ये उपचार योजनाओं को डिजाइन कर सकता है, किसी भी मौजूदा डॉक्टर की तुलना में तेजी से दवाओं का विकास कर सकता है, या किसी भी मौजूदा डॉक्टर की तुलना में ये तेजी से दवाओं का विकास भी कर सकता है, और यहाँ तक कि कैंसर और गैर कैंसर वाले ऊतक के नमूनों का भी निदान कर सकता है। ठीक, तो ये फायदा है एआई के डेवलपमेंट की वजह से। जैसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, गूगल्स डियर माइंड। गूगल्स का एक वेबसाइट है, एक एआई टूल्स है जिसका नाम है डियर माइंड। ठीक, डियर माइंड, डियर माइंड मोस्ट रिसेंटली डेवलप एन एआई फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये क्या है, एक जल्द ही डेवलप किया गया एक एआई है जो क्या काम करता है, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करता है, उसको एनालाइज करता है। ठीक, डेवलप एन एआई फॉर ब्रेस्ट कैंसर एनालिसिस। ब्रेस्ट कैंसर के एनालिसिस के लिए ये एआई टूल्स है जिसका नाम है डियर माइंड, और इसको किसने बनाया है, गूगल के जरिए बनाया गया। ठीक, सो गूगल्स डियर माइंड more recently developed an AI for breast cancer analysis. The new algorithm exceeded human radiologist performance by 11.5% on pre-cleared sets of data to distinguish breast cancer. ठीक,
एक जो नया एल्गोरिदम है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट को के परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। तो ये जो है एआई टूल्स की वजह से ह्यूमन जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह को पढ़ते हैं, ठीक, या मतलब इस तरह के जो कैंसर सेल जो डेवलप होते हैं उसको रेडियोलॉजिस्ट ही उसको परख पाते हैं, ठीक। तो उनके अंदर जो है ये जो नया एल्गोरिज्म है, यानी कि एआई की टूल की वजह से जो नया एल्गोरिदम सेट हुआ है उसकी वजह से जो रेडियोलॉजिस्ट है उनका परफॉर्मेंस तकरीबन 11.5% तक जो है वो बढ़ गया, ठीक, ऑन प्री क्लियर सेट्स ऑफ डाटा टू डिस्टिंग्विश ब्रेस्ट कैंसर, ठीक। सो ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके ब्रेस्ट कैंसर को, 11% तकरीबन 11.5% जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ गई है रेडियोलॉजिस्ट, ठीक, ताकि ये आसानी से जो है डिस्टिंग्विश कर सके ब्रेस्ट कैंसर। तो आपको याद रखना है गूगल्स का जो डियर माइंड है वो किसके लिए है, वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गूगल्स डियर माइंड एआई टूल्स इज डेवलप फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक। गूगल के डियर माइंड ने हाल ही में स्तन कैंसर विश्लेषण के लिए एआई विकसित किया है। तो गूगल्स के डियर माइंड ने हाल ही में एक स्तन कैंसर के लिए, कैंसर के विश्लेषण के लिए, यानी कि स्तन में जो कैंसर होते हैं उसके विश्लेषण के लिए एक एआई को विकसित किया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया है। स्तन कैंसर को अलग करने के लिए डेटा के प्री क्लियर किए गए सेट पर नया एल्गोरिदम मानव रेडियोलॉजिस्ट के प्रदर्शन को 11.5% से अधिक कर दिया है, यानी कि ये रेडियोलॉजिस्ट जो है, मानव रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके प्रदर्शन को 11.5% बढ़ा दिया, ठीक। किस वजह से, क्योंकि स्तन को अलग करने के लिए, यानी कि स्तन से रिलेटेड जो डाटा है उनको, जो प्री क्लियर डाटा है उनको अलग किया जाता है डियर माइंड की तरफ से। इससे क्या होता है कि जो मानव रेडियोलॉजिस्ट है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है और तकरीबन 11.5% जो है परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल के डेयर माइंड का जो एआई टूल है वो किसके लिए बनाया गया था, तो ये स्तन कैंसर के लिए बनाया गया था। गूगल का जो डियर माइंड टूल है वो किसके लिए बनाया गया था, ये स्तन कैंसर के लिए बनाया गया था, स्तन कैंसर के विश्लेषण के लिए बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट आता है वर्चुअल रियलिटी। अब दूसरा क्या है, एक तो है एआई, पहला तरीका जो था मेडिकल सिस्टम को चेंज करने का, सेव करने का, वो था एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है वीआर, वर्चुअल रियलिटी, ठीक, वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या होता है कि ये आपको जब आप वीआर लगाते हैं अपनी आंखों पे, वीआर एक कैमरा आता है, एक लेंस आता है, वो आप अपनी आंखों में जब लगाते हैं तो जब भी उसमें कोई वीडियो चलती है तो ऐसा लगता है कि ये रियलिटी है, ठीक, आपके सामने रियलिटी है। जैसे अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज पढ़ा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था काउच के ऊपर, गायों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उनको जब सूखी घास जो है वो खिलाई गई तो उनके दूध की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई, ठीक, दूध की जो क्वांटिटी थी, मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई, यानी कि वो कम दूध देने लगा, ठीक। सो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि वीआर लेंस उनके आंख पे लगा दिया गया और एक जो है ग्रीन घास की जो है वो ग्रीन ग्रास की जो है वो वीडियो चला दी। जब वो खा रही थी तो ग्रीन ग्रास की वीडियो चला दी गई। तो उससे क्या हुआ कि उनको जब लगा वो सूखी घास अब भी खा रही है, लेकिन उनके माइंड से खेला जा रहा है, वो सूखी घास अब भी खा रही है, लेकिन उनके माइंड से क्या खेला जा रहा है कि वीडियो चला के दिखाया जा रहा है कि वो हरी घास खा रही है। तो उनके आंख पे जो पट्टी लगी हुई है, जो वीआर लगा हुआ है, उसमें एक वीडियो चल रही है जो दिखा रहा है कि आप उसके आसपास जो है सारी ग्रीन घास है और वो खा रही है उस चीज को, ठीक। तो उससे क्या हुआ कि उनके मिल्क की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, ठीक, वो ज्यादा दूध देने लगे, ठीक। तो ये वर्चुअल रियलिटी जो है, कैमरा जो है, ये लेंस जो है वो बहुत हेल्प करता है किसी भी चीज में। हाँ, 3D जिसको कह सकते हैं, वो दिखाता है, ऐसा लगता है कि ये आपके सामने ही हो रहा है। तो आपने यूज भी किया होगा वीआर का। वर्चुअल रियलिटी इज चेंजिंग द लाइफ ऑफ फिजिशियंस एंड पेशेंट्स अलाइक। तो ये जो है लाइफ फिजिशियंस और पेशेंट दोनों की लाइफ को चेंज कर रहा है। वर्चुअल रियलिटी जो है वो फिजिशियंस और पेशेंट दोनों की लाइफ को चेंज कर रहा है, ठीक, एक साथ। यानी कि ये डॉक्टर की लाइफ को भी चेंज कर रहा है और जो बीमार हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी लाइफ को भी चेंज कर रहा है। लुकिंग इनटू द फ्यूचर, you could travel to Spain or home while you are in
हॉस्पिटल बेड। ठीक। सो एक हॉस्पिटल बेड पे रहते हुए भी आप जो है स्पेन या अपने घर पे रह सकते हैं एक वीडियो के जरिए। ठीक, वीडियो कॉल आपने किया और वहाँ पे आपने वीआर लगा के किया, तो इसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि आप घर ही पे हैं, हॉस्पिटल में नहीं है। ठीक, या आप स्पेन में घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं है, तो आप जो है अपने फ्यूचर में देख सकते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, यू कुड ट्रेवल टू स्पेन और होम वाइल यू आर इन हॉस्पिटल बेड। ठीक, तो फ्यूचर में ये वीआर की वजह से आपका ऑपरेशन हो रहा होगा, तो आपको वीआर वीआर लगा दिया जाए। ठीक, तो आपको लगेगा कि आप कहीं घूम रहे हैं, आपके साथ कुछ हो रहा है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि आप कहीं पे घूम रहे हैं, आप हॉस्पिटल के बेड पे नहीं। ठीक, या आप घर पे ही हैं, आप हॉस्पिटल के बेड पे नहीं। तो उससे क्या होगा, पेशेंट की साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है। और आधी बीमारी जो होती है ना, जो डिजीजेज होती हैं, वो हमारी बॉडी में अ, ये क्षमता हमेशा होती है, हमारी बॉडी के पास हमेशा एबिलिटी ये होती है कि वो किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है, ठीक ठीक करने की एबिलिटी होती है। तो ये क्या कर सकती है, अगर आपके माइंड से खेला जाए, बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो माइंड की वजह से ही ठीक हो जाती हैं। अगर कोई जो है, किसी को कोई बीमारी है, उससे आप कह दें कि आपको वो बीमारी है ही नहीं, तो वो धीरे धीरे वो बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसको सोचना बंद कर देगा। ठीक। रिसेंटली एक सर्वे में ये हुआ है कि अगर एक आदमी रोजाना ये सोचे कि उसको कैंसर है, तो 2-3 महीने के बाद सच में हो सकता है कि उसकी बॉडी डेवलप कर जाए कैंसरस सेल। ठीक। सो माइंड का बहुत खेल होता है, तो डिजीजेस में जो है माइंड का बहुत खेल होता है। ठीक। सो वीआर के जरिए हेल्प की जाएगी पेशेंट की कि वो ये चीजें ना सोचे और वो जल्दी से जल्दी वो उस बीमारी से ठीक हो जाए। Or you may watch operation as if you are holding the scalpel। ठीक, और आप जो है एक ऑपरेशन को इस तरह देख सकते हैं जैसे आपको लगेगा कि आप जो है वो जो सीजर होता है, स्काल्पेल किसको कहते हैं, जो सीजर होता है जिससे ऑपरेशन किया जाता है। ठीक, एक औजार होता है, एक टूल होता है जिससे ऑपरेशन किया जाता है। अगर ऐसा मतलब आप वीआर के जरिए, जो मेडिकल स्टूडेंट होंगे उनको दिखाया जाएगा, ऐसा उनको वीआर लगा दिया जाएगा और एक ऑपरेशन की वीडियो चला दी जाएगी, तो उसको लगेगा कि वो खुद ही ऑपरेशन कर रहा है। तो एक पेशेंट के साथ जो है वो ट्रेनिंग करने के बजाय वो वीआर के जरिए ट्रेनिंग कर सकता है, और ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा उसके मुकाबले में कि वो एक पेशेंट के साथ में सच में जो है ऑपरेशन कर रहा हो, क्योंकि वहाँ पे खराब होने की चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वीआर में चूंकि वो वीडियोज है सारी, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे खराब होने की चांसेस मतलब सिचुएशन खराब होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देख सकता है, जबकि ऑपरेशन अगर वो खुद जाके करेगा तो एक पेशेंट के साथ एक ही बार कर सकता है, बार बार तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए जो है ये ज्यादा हेल्प कर रहा है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, एक दोनों को बराबर तरीके से ये हेल्प कर रहा है वर्चुअल रियलिटी। आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता क्या है, वीआर जिसको कहते हैं, चिकित्सकों और मरीजों के जीवन को समान रूप से बदल रहा है। तो ये जो है चिकित्सकों और मरीजों दोनों के जीवन में समान रूप से बदलाव ला रहा है। जैसे मैंने बताया अभी पिछली स्लाइड में इंग्लिश वाले में कि वीआर के जरिए जो है आप एक पेशेंट के माइंड से भी खेल सकते हैं, एक पेशेंट की साइकोलॉजी को भी बदल सकते हैं। एक भविष्य को देखते हुए अगर हम लोग देखें कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो आप अस्पताल के बिस्तर पर रहते हुए स्पेन या घर की यात्रा कर सकते हैं। ठीक, तो वीआर के जरिए आप स्पेन या घर की यात्रा कर सकते हैं, जबकि आप अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी आंख पे वीआर लगाकर आप जो है बिस्तर पर रहते हुए स्पेन घूम सकते हैं या अपने घर पे भी रह सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी गाय का एग्जाम्पल दिया था कि गाय को जो है क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया कि वो सूखी गाय खा रही है, उस टेंशन में जो है उनका मिल्क कम हो गया, उनका दूध कम हो गया। ठीक, लेकिन जब वीआर लगा दिया गया उनको, तो वो टेंशन खत्म हो गई, वो सूखी घास अब भी खा रही है, लेकिन क्योंकि उनकी आंख में दिख रहा है कि वो हरी घास खा रही है, इसलिए उनकी दूध की जो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बढ़ गई। या आप ऑपरेशन देख सकते हैं जैसे कि आप स्कैल्पेल पकड़ रहे हैं। ठीक, यानी कि आप जो है वो जो औजार है, जो ऑपरेशन का औजार है, वो खुद पकड़ के ऑपरेशन कर रहे हैं, इस तरह से आप ऑपरेशन को देख सकते हैं। ठीक, तो आपने जब भी आपने वीआर यूज किया होगा अगर, तो आप अगर कोई मूवी वगैरह या कोई वीडियो देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक, ऐसा लगता है आप वहाँ पे मौजूद हैं, या कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं, टहलने की जो जगह होती है खासतौर से थीम पार्क वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे वीआर का एक थिएटर मौजूद होता है, जहाँ पे आपको
चश्मा दे दिया जाता है और उसमें एक वीडियो दिखाई जाती है, तो वो मूवमेंट भी, आपके चेयर के मूवमेंट भी उसी हिसाब से वो कराते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप खुद उसमें मौजूद हैं, उस वीडियो में आप खुद मौजूद हैं। इसी को आभासी वास्तविकता कहते हैं। और आभासी वास्तविकता ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और आगे निभाएगा भी। ठीक, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेडिकल जो चिकित्सा के प्रणाली है, चिकित्सा प्रणाली है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। ठीक, और बहुत ज़्यादा विकास भी हो सकता है उसके साथ साथ। A recent study has revealed that VR trained surgeons had a 230% increase in their overall performance than traditionally trained colleagues. ठीक, तो ऐसे ऐसे सर्जन ऐसे सर्जन डॉक्टर जो वीआर के जरिए ट्रेनिंग हासिल की है, और ऐसे सर्जन डॉक्टर जो वीआर के जरिए ट्रेनिंग हासिल नहीं किए हैं बल्कि ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेनिंग हासिल किया है, तो वीआर ट्रेन जो सर्जन है वो 230% जो है ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस है। उनकी परफॉर्मेंस जो है उनकी डबल से ज़्यादा है। ठीक, उनकी परफॉर्मेंस यानी कि अगर जो ट्रेडिशनल तरीके से जो ट्रेन प्रोफेशनल हैं, ट्रेन सर्जन हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेनिंग लिया है जिन्होंने, वो अगर उनका सक्सेस रेशियो जो है वो 100% है 1 मंथ में, अगर उनका सक्सेस रेशियो यानी कि ऑपरेशन का सक्सेस रेशियो जो है वो 100 है, तो इनका 230 है। ठीक, तो फायदा ये हो रहा है कि वीआर के जरिए ट्रेनिंग जो सर्जन लेते हैं वो बहुत, उनका सक्सेस रेशियो जो है वो ज़्यादा है, 230% ज़्यादा। ठीक, तो रिसेंट स्टडी हैज रिवील्ड दैट, एक रिसेंट स्टडी हुई है जिसने ये रिवील किया है कि वीआर ट्रेन सर्जन हैड अ 230% इंक्रीज इन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक, तो 230% इंक्रीज हुआ है उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में देन ट्रेडिशनली ट्रेन्ड कलीग्स, उनके ट्रेडिशनली ट्रेन कलीग्स के मुकाबले में, यानी कि जिन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से वीआर से नहीं बल्कि ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेनिंग ली है, उनके अंदर परफॉर्मेंस कम है वीआर ट्रेन सर्जन के मुकाबले में। ठीक, और तकरीबन 230% कम है। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित सहयोगियों की तुलना में वीआर प्रशिक्षित सर्जनों के समर्थ प्रदर्शन में 230% की वृद्धि हुई, प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, तो हाल ही में कुछ अध्ययन हुआ था जिसमें ये पता चला कि जो पारंपरिक रूप से जो प्रशिक्षित सहयोगी हैं, यानी कि पारंपरिक रूप से जो प्रशिक्षित सर्जन है, ठीक, जो सर्जन है वो, उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो वीआर से प्रशिक्षित सर्जन जो है, यानी कि वीआर के जरिए जिनको प्रशिक्षण मिला है, ऐसे सर्जन का जो प्रदर्शन है वो तकरीबन 230% ज़्यादा है। ठीक, 230% की वृद्धि हुई। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित सहयोगी की तुलना में वीआर प्रशिक्षित सर्जनों के समग्र प्रदर्शन में 230% की वृद्धि हुई। ठीक, तो तकरीबन 230% की वृद्धि हुई है। तो 230% बहुत ज्यादा होता है। तीसरा है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के बाद आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। संवर्धित वास्तविकता डिफरिंग फ्रॉम वीआर, ये वीआर से अलग होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी इज वेयर यूजर डू नॉट लूज टच विद रियलिटी। तो यहाँ पे जो है रियलिटी के साथ टच नहीं खत्म होता है। वीआर में क्या है, सारी चीजें, हाँ, रियलिटी नहीं होती है उसमें, कुछ भी रियलिटी नहीं होती, सारी वीडियोस होती है। ठीक, सो डिफरिंग फ्रॉम वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी इज वेयर यूजर डू नॉट लूज, यूजर जो है वो रियलिटी को लूज नहीं करता है, एंड इंफॉर्मेशन इज पुट इनटू आई साइड एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक, और इंफॉर्मेशन जो है वो उनके आई साइड पे इतना तेज लाई जाती है जितना लाई जा सकती है। ठीक, सो संवर्धित वास्तविकता क्या है, वीआर के विभिन्न ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि संवर्धित वास्तविकता क्या है, वो है जहां उपभोगकर्ता वास्तविकता से संपर्क नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उपभोगकर्ता जो है वो वास्तविकता से संपर्क नहीं होते हैं जैसा वीआर में होता है। ठीक, और जानकारी को जितनी जल्दी हो सके दृष्टि में डाल दिया जाता है, जानकारी को जितनी जल्दी हो उनके आंखों के सामने लाया जाता है, इसी को ऑगमेंटेड रियलिटी कहा जाता है। ठीक, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब कि जो भी चीजें आपकी बॉडी में हो रही हैं उसको इस तरह से किया जाता है जैसे एक्सरे वगैरह है, अल्ट्रासाउंड वगैरह है,
तो जो रियलिटी है उसको जल्दी से जल्दी जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट लाया जा सकता है जाता है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से ये सारी चीज़ें पता की जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पता भी ना चले। AR is becoming the driving force in the future of healthcare because of these distinctive features both on the receiver and the medical provider sides. ठीक, सो मेडिकल प्रोवाइडर के साइड से अगर देखा जाए या जो उस मेडिकल सर्विसेज को ले रहा है यानी कि जो पेशेंट, यानी कि डॉक्टर की साइड से देखा जाए या पेशेंट की साइड से अगर देखा जाए तो AR जो है एक ड्राइविंग फोर्स बन रहा है फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। यानी कि फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम जो होगा उसमें AR जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक, इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण AR यानी कि संवर्धित आ, वास्तविकता जो है वो स्वास्थ्य सेवा के भविष्य में प्रेरक शक्ति बन रहा है। तो स्वास्थ्य सेवा के भविष्य में प्रेरक शक्ति बन रहा है किसकी तरफ से अगर आप देखें तो, अगर आप जो है डॉक्टर की तरफ से देखें या मरीज की तरफ से देखें तो दोनों तरफ से ये एक विशेषता के कारण, क्योंकि AR के पास एक विशेष विशेषता है तो ये स्वास्थ्य सेवा के भविष्य में एक प्रेरक बन सकता है। ठीक, प्रेरक शक्ति बन रहा है। ठीक, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण रोल होगा इसका। ठीक है, चौथा आता है हेल्थ केयर ट्रैकर्स, वेयरेबल एंड सेंसर। हेल्थ केयर ट्रैकर्स पहनने योग्य और सेंसर। ठीक, तो बहुत से सेंसर चल गए हैं, अब बहुत से ट्रैकर मिल गए हैं। जैसे आप स्मार्ट वॉच में आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाती है। आपके ब्लड प्रेशर के बारे में मिल जाती है नॉलेज, आपके हार्ट बीट के बारे में नॉलेज मिल जाती है। ठीक, आप आज कितना वॉक किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये क्या है, एक तरह का ट्रैकर है। आप उसको वियर कर सकते हैं यानी कि पहन सकते हैं हाथों में, पैरों में, या मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। एक रिसेंटली जो है एक टूल बना था, वेरेबल टूल था, जिसको अगर गाय के कान में लगा दिया जाए तो गाय को क्या बीमारी है, उसके बॉडी में क्या चल रहा है, क्या नहीं, कौन सी बीमारी है, ठीक, ब्लड प्रेशर क्या है, सारी चीज़ों की जानकारी उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो ओनर है उसके मोबाइल ऐप पे मिल जाती है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ केयर ट्रैकर्स हैं, चाहे वो वेरेबल हो चाहे सेंसर हो, उनके जरिए जो है आप जल्दी से और तेज़ी से उस बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं, या कोई भी दिक्कत अगर आती है बॉडी में तो उसके बारे में आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। ठीक, हेल्थ केयर ट्रैकर्स पहनने योग्य और सेंसर। ठीक, तो बहुत सारे हेल्थ केयर ट्रैकर्स की वजह से मेडिकल सिस्टम में यानी कि चिकित्सा प्रणाली में बदलाव आया है। और ये हेल्थ केयर ट्रैकर्स जो होते हैं वो पहनने योग्य भी होते हैं और सेंसर भी होते हैं। ठीक, these are excellent devices that allow us to know more about our health and give us more control over our own life। ठीक, तो ये बहुत सारे एक्सीलेंट डिवाइसेज होते हैं। ठीक, बहुत अच्छे डिवाइसेज होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं हमारी अपनी बॉडी के बारे में, हमारे अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने में। जैसे जो स्मार्ट वॉच है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं के बारे में, आपकी हार्ट बीट वगैरह, आपका पंप रेट वगैरह, सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें ये बताता है आसानी से। ठीक, और फास्ट बताता है। तो आप अपनी बॉडी को, जैसे आपने देखा वॉच में, और आपको लग रहा है आपकी हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। ठीक, वैसे क्या है, जब तक आपके पास सिम्टम नहीं दिखेगा तब तक आप नहीं जाते हैं। ठीक, या तब तक लेट हो जाता है। ठीक, so these are excellent devices that allow us to know more about our health and give us more control over our own life। ठीक, तो ये एक्सीलेंट डिवाइसेज होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, और ये हमको अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल करने की अनुमति देते हैं। यानी कि ये हमारे लिए हेल्प करते हैं कि हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाइट प्लान वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप बहुत सारे ऐप वगैरह चले हुए हैं जिससे आप पता कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैकर भी हैं। ठीक, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, एक डिवाइस बनाई गई है जिसको स्पंज कर दिया जाएगा आपकी बॉडी में, हाथ में स्पंज कर दिया जाएगा, जिससे वो रेगुलर जो है आपके शुगर लेवल को नापेगा। ठीक, और ऐप पे, आपके मोबाइल ऐप पे वो नोटिफाई करता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे लगाया जाता है हाथ में, और ये जो है वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा, और आपके शुगर लेवल को ट्रैक करेगा, और आपके ऐप में जो है वो हमेशा वो रेगुलर
वो जानकारी देता रहेगा कि आपका शुगर लेवल अभी क्या है या दिन भर में क्या रहता है। वो सारी चीज़ें आप जब भी देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक, पहले क्या है, अभी जो शुगर टेस्ट की जो मशीनें आती हैं, आप उसको निकालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन ये आपकी बॉडी में ही स्पंज कर दिया जाता है और वो आप तब तक रख सकते हैं जब तक आप चाहें। ठीक, और ऐप के जरिए आपको वो सारी जानकारी देता रहेगा। तो एक तरह से वो सेंसर लगा हुआ है उसमें। ठीक, सो हेल्थ केयर ट्रैकर पहनने योग और सेंसर, ये उत्कृष्ट उपकरण है, यानी कि ये बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है जो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी की अनुमति देता है। ठीक, ये अधिक जानकारी अधिक जानने की अनुमति देता है, यानी कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे मतलब ट्रैकर्स पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे ट्रैकर्स पाए जाते हैं जिनके जरिए जो है आपको अपने हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल जाती है और हमें अपने स्वयं के जीवन पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। और ये क्या करते हैं, हमें अपने स्वयं के जीवन पे ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण प्रदान करते हैं। तो ये उत्कृष्ट उपकरण होते हैं जो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी की अनुमति भी देते हैं और हमें स्वयं के जीवन के बारे में अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। क्योंकि आपको जानकारी अगर टाइम टाइम पे जल्दी जानकारी मिल जाती है तो आप अपनी बॉडी पे, अपने जीवन पे नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक, जैसे आपको लग रहा है कि आपका शुगर लेवल जो है वो लो होता जा रहा है, तो आप तुरंत कोई मीठा खा लेते हैं ताकि मतलब शुगर लेवल आपका कंट्रोल हो जाए, या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप तुरंत दवा खा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी बॉडी पे, अपने जीवन पे एक नियंत्रण रख सकते हैं, अपनी लाइफ पे एक कंट्रोल रख सकते हैं। इसके जरिए ये जो हेल्थ केयर ट्रैकर्स हैं, चाहे वो वेरेबल हो या सेंसर हो, हेल्थ केयर ट्रैकर हो चाहे पहनने योग्य हो या सेंसर हो, इनके जरिए। ये चौथा पॉइंट है कि किस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम में टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है हेल्थ केयर सिस्टम को सेव करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है मेडिकल ट्राइकॉर्डर। मेडिकल ट्राइकॉर्डर क्या होता है? मेडिकल ट्राइकॉर्डर क्या है? एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ड्रीम इज टू हैव ओनली वन ऑल पावरफुल एंड सुप्रीम डिवाइस। तो हर मेडिकल प्रोफेशनल जो है ये चाहता है, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये चाहता है कि उसके पास एक ऐसी डिवाइस हो जो सारी बीमारियों के बारे में बता सके, जो सारी बीमारियों के बारे में बता सके। ऐसा एक सुप्रीम डिवाइस उसके पास हो, ये हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहता है। एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज ड्रीम टू हैव ओनली वन ऑल पावरफुल एंड सुप्रीम डिवाइस। ठीक, अगर उनको ब्लड प्रेशर नापना होता है तो उनको दूसरी मशीन चाहिए होती है, शुगर लेवल नापना होता है तो दूसरी मशीन चाहिए होती है, और भी चीज़ों की जानकारी लेनी होती है तो अलग अलग मशीनें बनी हुई है। तो हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये चाहता है कि कोई एक सुप्रीम डिवाइस हो जो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। इट शुड बी एबल टू एनालाइज एंड डायग्नोज एवरी डिसीज, और ये ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो एनालाइज कर सकता हो, डायग्नोज कर सकता हो हर डिजीज को। किसी भी एक डिजीज के लिए ना काम करता हो बल्कि सारी डिजीज के लिए ये काम करता है। हर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि जो भी चिकित्सक है, ठीक, जो भी चिकित्सक है उसका ये सपना होता है कि उसके पास केवल एक ऐसा शक्तिमान और सर्वोच्च डिवाइस हो। ठीक, तो एक शक्तिमान और सर्वोच्च डिवाइस हो जो मतलब सारी बीमारियों के बारे में अकेले ही जानकारी दे दे। अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टरों के पास क्या है, कोई एक डिजीज के लिए एक डिवाइस होती है, बाकी दूसरे डिजीज के लिए दूसरी डिवाइसेज होती हैं। तो हर डॉक्टरों का यही सपना है कि उनके पास सिर्फ एक ऐसी डिवाइस हो जो सारी बीमारियों के बारे में उनको जानकारी दे सके, और वो डिवाइस एक शक्तिमान हो और सर्वोच्च हो, और ये बीमारियों का विश्लेषण करने और निदान करने में सक्षम होना चाहिए। और वो डिवाइस जो है वो बीमारियों का विश्लेषण करने और उसका निदान करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या काम कौन करता है? ये मेडिकल ट्राइकॉर्डर करता है, मेडिकल ट्राइकॉर्डर करता है। ठीक, ये सारी बीमारियों के बारे में जानकारी, ये ऐसा सुप्रीम डिवाइस है जो सारी बीमारियों के बारे में जानकारी एक ही जगह पे प्रोवाइड करता है। ठीक, जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? जीनोम अनुक्रमण, ये जीन से रिलेटेड है। ठीक, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में जीन के बारे में। हाँ, ऐसा होता है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज जब चल गई, मतलब ऐसा नहीं कि सारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों के बारे में, जैसे पाँच छः बीमारी के बारे में कोई पाँच छः बीमारी के लिए कोई एक डिवाइस हो वो सारी चीज़ों के बारे में बताता हो। ठीक, जैसे आपका आपका जो स्मार्ट वॉच है वो खुद ही तीन चार चीज़ों को बता रहा है। ठीक,
तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस चल चुकी हैं। ठीक, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, जीनोम अनुक्रमण क्या है? A laboratory method that is used to determine the entire genetic makeup of a specific organism or cell type। तो किसी एक सेल टाइप का या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का पूरा जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी कि जेनेटिक मेकअप कहते हैं कि किस तरह से वो बना है, क्या क्या चीजें उसमें हैं, सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है, उसी को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। एक ऐसी लेबोरेटरी होती है, एक ऐसा लेबोरेटरी मेथड होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? एक ऐसा लेबोरेटरी मेथड है that is used to determine the entire genetic makeup, जो पूरे इंटायर जेनेटिक मेकअप को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म या किसी सेल को किस तरह से बनाया गया है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में ये डिटरमाइन करता है जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक, जीनोम अनुक्रमण क्या है? एक प्रयोगशाला पद्धति है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव या कोशिका प्रकार के संपूर्ण आनुवांशिक संरचना को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है? एक ऐसी प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला पद्धति है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव या कोशिका के प्रकार के संपूर्ण आनुवांशिक संरचना को, यानी कि कोई एक कोशिका या कोई एक जीव की क्या आनुवांशिक संरचना है, उन सारे के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी देता है और संपूर्ण तरीके से उसको निर्धारित करता है, उसकी संरचना को निर्धारित करता है। उसी को जीनोम अनुक्रमण कहा जाएगा। ठीक, उसी को जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ठीक, सातवां है रिवोल्यूशनाइजिंग ड्रग्स डेवलपमेंट, दवा विकास में क्रांति बदलाव, यानी कि एक जो है रिवोल्यूशन आ गया है ड्रग्स डेवलपमेंट में, एक रिवोल्यूशन आ गया, बहुत तेजी से अब दवाइयाँ बनने लगी। ठीक, क्योंकि मशीन के जरिए अब दवाई बनाई जाने लगी है, तो एक आदमी जो है दवा बनाने में हो सकता है टाइम लगाता हो, लेकिन एक मशीन के जरिए प्रोडक्शन अगर दवाइयों का होगा वो बहुत तेजी से प्रोडक्शन होगा। तो एक रिवोल्यूशन आया है ड्रग्स डेवलपमेंट। ठीक, और नए नए तरीके से के ड्रग्स भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक, दवा विकास में क्रांतिकारी बदलाव आया यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके द प्रोसेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट फास्ट एंड, तो ड्रग डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो चुका है, बहुत तेज हो चुका है, बहुत फास्ट हो चुका है। ठीक, अलग अलग तकनीकों के इस्तेमाल से दवा के विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो अलग अलग तकनीकों के इस्तेमाल की वजह से जो दवा की विकास की प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो गई है। ठीक, रिवोल्यूशनाइजिंग ड्रग डेवलपमेंट, दवा के विकास में क्रांतिकारी में ये माना जाता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो जो ड्रग्स डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो गया है, बहुत तेज हो गया है, इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो गई है। ठीक, क्योंकि अब मशीनों के जरिए सारे काम होने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है मशीन के जरिए सारे काम होंगे तो बहुत तेज होंगे, बहुत फास्ट होंगे। ठीक, यूजिंग टेक्नोलॉजी द सेफ एंड फास्ट पैकेजिंग ऑफ ड्रग इज बीइंग डन। तो टेक्नोलॉजी के जरिए अब जो पैकिंग होती है, जो ड्रग्स वगैरह, जो दवाइयों वगैरह की पैकिंग होती है, आपने देखा होगा पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से की जाती है और वो बहुत सेफ पैकिंग होती है। अगर वो ह्यूमन का इंटरवेंशन होगा उसमें तो हो सकता है वो सेफ ना रहे उसमें। ठीक, लेकिन चूंकि ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है इसको बहुत सेफली पैक किया जाता है और बहुत फास्ट पैक किया जाता है। ठीक, एक ह्यूमन अगर एक टेबलेट को करेगा तो वो दिन भर में कितने टेबलेट पैक कर लेगा, लेकिन एक मशीन जो है उसके मुकाबले में 5 मिनट में उतने ड्रग्स को पैक कर सकती है और सेफली पैक कर सकती है, बहुत सेफ तरीके से पैक कर सकती है। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी द सेफ एंड फास्ट पैकेजिंग ऑफ ड्रग इज बीइंग डन। ठीक, सो अब जो है ड्रग का सेफ एंड फास्ट पैकेजिंग हो रही है, किसकी वजह से? यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। ठीक, तकनीक का इस्तेमाल कर दवाओं की सुरक्षित और तेज पैकिंग की जा रही है। ठीक, तो दवाओं का इस्तेमाल मतलब जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करके क्या हो रहा है, दवा का सुरक्षित और तेज पैकिंग की जा रही है। अगर मानव जो है उसको पैक करेगा तो हो सकता है मानव दिन भर लगा दे एक टाइम पे, यानी कि मनुष्य जो है वो दिन भर लगा दे एक दवा को पैक करने में, लेकिन वही उतनी ही दवा पैक करने में एक मशीन, एक तकनीक के जरिए 5 मिनट ही लगेंगे, 5 मिनट से भी कम हो सकता है लगे। ठीक, तो तकनीक के इस्तेमाल से दवाइयों की सुरक्षित पैकिंग होने लगी है और तेज पैकिंग हो रही है। तो जो डिमांड है, जो बढ़ रही है डिमांड, उसके लिए ये
ये मतलब एक तरीके से समझिए कि कैपेबल है कि वो डिमांड को जो भी नीड्स हैं उसको पूरा कर सकता है। एक डिमांड के हिसाब से ये सप्लाई कर सकता है। ठीक। एट क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में भी मेडिकल प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा, मेडिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। चिकित्सा प्रणाली को नैनो टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अब ये नैनो टेक्नोलॉजी ने कैसे चेंज किया है? वी कुड सी नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो डिवाइसेस ऑपरेटिंग एज एक्यूरेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स ऐसे हैं या नैनो डिवाइसेज हैं जो क्या करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं एक्यूरेट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ड्रग डिलीवरी सिस्टम को आप जो है ये ऑपरेट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल की जाने लगी हैं अब मेडिकल प्रोफेशनल के जरिए, जो क्या करता है आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट तक वो पहुंच सकता है आसानी से। ठीक। तो इसी को क्या कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। वी कुड सी, हम देख सकते हैं कि बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स और नैनो डिवाइसेज ऐसे हैं जो ऑपरेट कर सकते हैं एक्यूरेट तरीके से ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। टाइनी सर्जन्स और कैंसर ट्रीटमेंट टूल इन द नियर फ्यूचर। आप देखेंगे कि फ्यूचर में बहुत छोटे छोटे सर्जन मौजूद होंगे। छोटे सर्जन यानी कि इतनी छोटी मशीनें मशीनें होंगी सर्जरी के लिए, बहुत छोटी छोटी मशीनें होंगी। अभी क्या है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत छोटी मशीनें होंगी जिनको आप बॉडी में आसानी से डाल के ट्रीटमेंट कर सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं। ठीक। सो टाइनी सर्जन्स आर कैंसर ट्रीटमेंट टूल इन द नियर फ्यूचर, और कैंसर के ट्रीटमेंट के टूल भी आप फ्यूचर में देख सकते हैं। ठीक। तो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि आप जो है नैनो डिवाइसेस से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक। अब आप जितनी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे बॉडी में उतना ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, और जितनी छोटी चीज़ें, जैसे अगर आपको सर्जरी करना है तो सर्जरी के लिए अगर आप छोटा डिवाइस यूज़ करेंगे तो कम जो है अ, जो चीर है वो कम लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर स्टमक का ऑपरेशन करना है, कोई अ, कुछ भी करने के लिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो आप अगर बड़े बड़े डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो वहीं पे छोटी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, बहुत छोटे टाइनी सर्जन्स वगैरह हों, यानी कि ऐसी डिवाइसेज हों जो नैनो डिवाइसेज हों, तो उससे क्या है, कम पेन में ज़्यादा काम हो सकता है, कम दर्द में ज़्यादा काम हो सकता है। ठीक। आप देखेंगे कि अभी लेजर लाइट के जरिए भी ऑपरेशन होने लगा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कट नहीं करता है, एक मामूली से कट करता है। ठीक। जैसे खास तौर से जो स्टोन वगैरह होते हैं, स्टमक में है या किडनी वगैरह में स्टोन है, उसको तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, अ, लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। लेजर लाइट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। So we could see nanoparticles and nano devices operating as accurate drugs delivery system, tiny surgeon or cancer treatment tool in the near future. आप फ्यूचर में देख सकते हैं कि बहुत टाइनी सर्जन्स भी मिलेंगे और कैंसर ट्रीटमेंट टूल भी मिलेंगे। ठीक। सो लेजर ऑपरेशन होने लगे हैं। ठीक। उसमें चीर बहुत कम लगाना पड़ता है और आसानी से वो कर दिया जाता है। जैसे स्टोन वगैरह है तो उसको क्या होता है, लेजर के जरिए उसको तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया जाता है और फिर वो आपके एक्सक्रीटा के माध्यम से वो बाहर आ जाता है, चाहे वो पेशाब के माध्यम से, चाहे एक्सक्रीटा जो होते हैं उनके माध्यम से वो बाहर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, चीर कम लगाना पड़ता है, सारी चीज़ें जो है वो कम करना पड़ता है, उससे पेन भी कम होता है और जल्दी से वो लेशन जब ऑपरेशन होता है, अगर वो ट्रेडिशनल ऑपरेशन हो तो 1 हफ्ते तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, लेकिन लेजर ऑपरेशन में एक पेशेंट 1 घंटे में बाहर आ सकता है, एक हॉस्पिटल से बाहर आ सकता है 1 घंटे में। नैनो टेक्नोलॉजी, हम निकट भविष्य में सटीक दवा वितरण प्रणाली, छोटे सर्जन या कैंसर उपचार उपकरण के रूप में काम कर रहे नैनो करों और नैनो उपकरणों को देख सकते हैं। तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से छोटे छोटे सर्जन, यानी कि ऐसी छोटी डिवाइसेज बनेंगी जो सर्जरी का काम करेंगी, और कैंसर उपचार के लिए अलग अलग उपकरण आप भविष्य में देख सकते हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी की ही वजह से पॉसिबल हो पाया कि बहुत सारी नैनो डिवाइसेज बनने लगी हैं, नैनो उपकरण बनने लगे हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर ये मेडिकल में एक क्रांति ला सकते हैं, एक चिकित्सा प्रणाली में एक क्रांति ला सकते हैं।
दूसरा आता है रोबोटिक। रोबोटिक से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, जैसे आपने देखा होगा खास तौर से कोविड-19। कोविड-19 में क्या है कि अगर डॉक्टर जो है पेशेंट के पास जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो वायरस जो है वो उसको उसको भी अफ़ेक्ट कर सकता है। तो ज़्यादातर रोबोट वगैरह का इस्तेमाल किया गया है उसमें। अलग-अलग हॉस्पिटल्स में रोबोट का इस्तेमाल किया गया है उनको दवा देने के लिए, उनको इंजेक्शन लगाने के लिए या उनको खाना वगैरह देने के लिए या और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादातर रोबोट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या होता है जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र होती हैं, उनसे बचने में बहुत हेल्प हो रही है। क्योंकि अब पेशेंट और डॉक्टर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो रोबोट के ज़रिए कॉन्टैक्ट करते हैं। तो रोबोट के ज़रिए कॉन्टैक्ट करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक, जैसे कोविड-19 में बहुत ज़्यादा नीड थी रोबोट की, मेडिकल लाइन में, मेडिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा नीड थी रोबोट की, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा रिस्क पे थे। ठीक, क्योंकि अगर वो किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये रिस्क था कि उनको भी वो कोविड-19 जो है, वो कोरोना वायरस जो है वो उनको भी अफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक, तो वहाँ पे रोबोट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया था सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, सो रोबोटिक्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेडिकल सिस्टम को। रोबोटिक्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो ये सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है मेडिसिन में, या बहुत एक्साइटिंग फील्ड माना जाता है। यानी कि रोबोट जो है, रोबोट भी एक क्या लाएगा, रेवोल्यूशन लाएगा मेडिकल फील्ड में। ठीक, क्योंकि रोबोट के जरिए बहुत सारी काम हो सकते हैं, जो नर्स वगैरह के काम होते हैं वो ज़्यादातर रोबोट के जरिए हो सकते हैं। ठीक, सो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि रोबोट के जरिए ही इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे और बाकी फैसिलिटीज़ भी रोबोट ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक, सो रोबोटिक्स में भी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा क्रांति हुई। रोबोटिक्स चिकित्सा के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। तो रोबोटिक्स क्या है, चिकित्सा के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक। ठीक, खासतौर से आप देखेंगे कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, कोरोना के टाइम पे रोबोट का बहुत ज़्यादा खासतौर से आप देखेंगे, खाली कोरोना के टाइम पे नहीं, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो एक पर्सन से, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर होती है, संक्रमण कारी जो बीमारियां होती हैं, संक्रमणकारी रोग जो होते हैं, यानी कि जो संक्रमण करने वाले रोग होते हैं, एक पर्सन से, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाते हैं, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए रोबोट खास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक, robot development ranges from disinfectant robot or exoskeleton right to the surgical robot and pharmacotics। तो कई रोबोट रोबोट के कई टाइप्स हैं। एक तो डिसइंफेक्टेंट रोबोट है, ऐसे रोबोट बनाए गए थे जो कोविड-19 में इस्तेमाल भी की गए। आप देखेंगे कि डिसइंफेक्टेंट यानी कि कुछ ऐसे दवाइयों का छिड़काव ये लोग कर रहे थे, ठीक, या उनके अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस लगी होती है जो वायरस वगैरह को, उनके आसपास जो वायरस होते हैं उनको मार देते हैं, या मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए जाते थे जिनका वो छिड़काव करते थे। अगर वो खुद जाके करते डॉक्टर या आदमी खुद जाके करते तो वो इन्फेक्शन के चांसेस थे उनको भी, लेकिन ये रोबोट खुद कर रहे थे। ठीक, ठीक, डिसइंफेक्टेंट रोबोट होते हैं जो आसपास के एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक, यानी कि उसको सेफ बनाते हैं कुछ छिड़काव करके, या उनके अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस लगी होती हैं जो वायरस वगैरह को या बैक्टीरिया वगैरह को मार देती हैं। और स्केलेटन राइट एक्सोस्केलेटन्स राइट थ्रू द सर्जिकल रोबोट एंड फार्मेसी। ठीक, सो सर्जिकल रोबोट्स भी मिलते हैं, ऐसे रोबोट्स हैं जो सर्जरी वगैरह भी करते हैं। और फार्माकोटिक्स मतलब जो दवाइयाँ वगैरह निकाल के देते हैं, इसी को फार्माकोटिक्स जो मेडिकल वगैरह पे काम करते हैं। ठीक, तो बहुत सारे रोबोट्स की बहुत सारे क्वालिटीज़ चल चुकी हैं, बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं। रोबोट के विकास में कीटाणु अ, कीटाणुनाशक, यानी कि कीटाणुनाशक होते हैं जो कीटाणुओं को मारते हैं, चाहे वो छिड़काव करके मारते हैं या उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो कीटाणुओं को मार देती हैं। रोबोट या एक्सोस्केलेटन से लेकर
सर्जिकल रोबोट और फार्माबोटिक्स तक शामिल है। ठीक, तो सर्जिकल रोबोट्स भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं। ठीक, या फार्माबोटिक्स यानी कि जो मेडिकल सेंटर पे काम वगैरह करते हैं वो फार्माबोटिक्स कहलाते हैं। ठीक, फार्मासिस्ट अगर कोई ह्यूमन है तो उसको फार्मासिस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रोबोट काम कर रहा है इसलिए उसको फार्माबोटिक्स नाम दे दिया। ठीक, 10th क्या है, सबसे लास्ट पॉइंट है। 10th किस तरह से मेडिकल प्रोफेशनल में, मेडिकल फील्ड में हेल्प करता है, 3D प्रिंटिंग। ठीक, तो रिसेंटली आप फ्यूचर में देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है 3D प्रिंटिंग के जरिए होंगी। जो आपके एक्सरे वगैरह हैं, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं, ये सारी रिपोर्ट जो है वो 3D प्रिंटिंग में आने लगेंगी, जिससे जो डॉक्टर हैं उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि अभी एक्सरे वगैरह की रिपोर्ट देखने में सारे लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि क्या दिक्कत है, लेकिन जब उसकी 3D प्रिंटिंग होने लगेगी तो आसानी से सब लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक, तो 3D प्रिंटिंग क्या है, ब्रिंगिंग अ वर्ल्ड ऑफ वंडर इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इज 3D प्रिंटिंग। सो 3D प्रिंटिंग जो है वो हेल्थ केयर में बहुत ही एक अचंभित बदलाव ला रहा है, जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक, जिसको आप यकीन नहीं कर सकते कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है 3D प्रिंटिंग की वजह से। स्वास्थ्य सेवा के सभी पहलुओं में चमत्कारों की दुनिया लाना 3D प्रिंटिंग है। यानी कि चमत्कारों की दुनिया दुनिया ला रहा है ये 3D प्रिंटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहा है। 3D प्रिंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। ठीक, अब ये कैसे आएगा, द लिस्ट इज ग्रोविंग विद प्रिंटिंग अवेलेबल फॉर ब्लड वेसल्स। ठीक, तो अब जो है ब्लड वेसल की प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग के जरिए ब्लड वेसल्स की प्रिंटिंग कर सकते हैं। वेसल्स कहते हैं जो नसें होती हैं उसी को वेसल्स कहा जाता है। ठीक, सो इसकी प्रिंटिंग आप कर सकते हैं, प्रिंट करके जो भी पेशेंट को जरूरत है उसको लगा सकते हैं। ठीक, तो सूची रक्त वाहिकाओं, कृत्रिम अंगों, जैव जैव ऊतकों और गोलियों के लिए उपलब्ध छपाई के साथ बढ़ रही और बढ़ने की संभावना। ठीक, सो ब्लड वेसल्स की प्रिंटिंग आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लेंस की प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक, लेंस वगैरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं जो लगाई जा सकती है। ठीक, ह्यूमन बॉडी में लगाई जा सकती है। बायो टिश्यूज की प्रिंटिंग कर सकते हैं और पिल्स वगैरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं, एंड विल लाइकली कंटिन्यू टू ग्रो, और ये ग्रो हो रही है। ठीक, सो 3D प्रिंटिंग जो है एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाला है मेडिकल प्रोफेशनल में। इस पर बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। ठीक, और इसके जरिए क्या है, स्किन वगैरह भी बनाई जा सकती है। अगर किसी खास तौर से जो जल जाते हैं जो लोग, उनकी स्किन आसानी से बनाकर उनको लगाई जा सकती है। ठीक, तो सूची रक्त वाहिकाओं, कृत्रिम अंगों, जैव ऊतकों और गोलियों के लिए उपलब्ध छपाई के साथ बढ़ रही है और बढ़ने की संभावना भी। रिसर्चर्स फ्रॉम द रेंसलर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट इन ट्रॉय। ठीक, तो न्यूयॉर्क के ट्रॉय में रेंसलर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने नवंबर 2019 में 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके जीवित त्वचा को रक्त वाहिकाओं के साथ प्रिंट करने की एक विधि बनाई। तो अब ये क्या कर रहे हैं, स्किन भी बना रहे हैं 3D प्रिंटिंग के जरिए, स्किन भी बना रहे हैं। ठीक, त्वचा भी बना रहे हैं। ठीक, तो रिसर्चर फ्रॉम द रेंसलर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट इन ट्रॉय, न्यूयॉर्क, इन नवंबर 2019 में इन्होंने क्रिएट किया है अ मेथड ऑफ प्रिंटिंग लिविंग स्किन। एक लिविंग स्किन बनाने का मेथड इन्होंने, प्रिंट करने का मेथड इन्होंने खोजा है। ठीक, अब ये स्किन भी प्रिंट करके लगाएंगे अलॉन्ग विद ब्लड वेसल, और उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ब्लड वेसल्स भी होंगे, नसें भी होंगी सारी। ठीक, यूजिंग 3D प्रिंटिंग, इसका इस्तेमाल करके इन्होंने ये स्किन बनाया है 3D प्रिंटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करके। ठीक, तो न्यूयॉर्क के ट्रॉय में रेसेंसलर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 2019 में, नवंबर 2019 में 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके जीवित त्वचा को रक्त वाहिकाओं के साथ प्रिंट करने की विधि बनाई। ठीक, तो जीवित त्वचा बना रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या हेल्प करेगी किसको, जिनका जल जाता है या कट का निशान हो जाता है तो वो अपनी स्किन को चेंज करा सकते हैं। ठीक, दिस वाज अ क्रिटिकल डेवलपमेंट फॉर बर्न विक्टिम एंड स्किन क्राफ्ट। ठीक, तो जो जले हुए लोग हैं या जो है स्किन क्राफ्ट के लिए ये ज़्यादा एक क्रिटिकल डेवलपमेंट है, मतलब ये ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट वाली चीज़ है, जिसमें क्या है वो अपनी स्किन को चेंज करा सकते हैं आसानी से। ठीक, जले हुए पीड़ितों और स्किन ग्राफ्ट के लिए ये एक महत्वपूर्ण विकास था।
ठीक, तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण विकास है। स्किन ग्राफ्ट क्या होता है, जिसमें आप स्किन को चेंज कराते हैं अपने चेहरे के कलर को बदलने के लिए, या मतलब जो कहते नहीं आप सर्जरी कराते हैं, ठीक, चेहरे की सर्जरी कराकर जो है उस चेहरे का शेप वगैरह बदला जाता है, तो ये सब क्या होता है स्किन ग्राफ्ट में आता है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विकास था 3D प्रिंटिंग की वजह से। और जो लोग जल जाते हैं, जलने का निशान पड़ जाता है, कट जाता है, बहुत ज़्यादा कट लग जाता है, या जो एसिड विक्टिम है, जिनके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, उनके चेहरे वगैरह बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, तो उनके लिए ये 3D प्रिंटिंग जो है एक वरदान के तौर पे काम कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये उनको एक जीवित स्किन बनाकर उनको लगाई जा सकती है। ठीक, 1 मिनट। तो यहाँ तक हम लोग मेडिकल कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये था कि मेडिकल प्रोफेशन यानी कि मेडिकल फील्ड में किस तरह से टेक्नोलॉजी ने काम किया है। तो आप देखेंगे ये तो कुछ एग्जांपल मैंने बताए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है, एक्सरे वगैरह, ये सारी टेक्नोलॉजी के बेस पे ही है। एमआरआई वगैरह जो होती है, ठीक, या मतलब ब्लड रिपोर्ट जो है अब सारी टेक्नोलॉजी के जरिए ही की जाती है। एक मशीनें अलग अलग चल चुकी हैं, सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ठीक, कि आपके ब्लड रिपोर्ट जो है विद इन 15 मिनट आपको सारे ब्लड की रिपोर्ट मिल जाती है, तो ये मशीन के द्वारा ही संभव हो पाया, प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो पाया। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे, बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं, ये सब जो मशीनें यूज की जा रही हैं। नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस, ई शासन। Electronic governance or e-governance implies government functioning with the application of ICT, information and communication technology. तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसको ई गवर्नेंस भी कहा जाता है, ठीक, तो ई गवर्नेंस शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इम्प्लॉयज गवर्नमेंट फंक्शनिंग, अगर जो है गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग जो है वो आईसीटी का इस्तेमाल करके करती है। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस की जाती है, तो उसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है, यानी कि सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे की जाती है, पेपर वर्क नहीं हो रहा है, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो रही हैं, पेपर वर्क नहीं हो रहा है, तो इसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक, ई शासन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का तात्पर्य आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो आईसीटी क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, इसका इस्तेमाल करके अगर शासन चलाया जाता है तो इसी को ई शासन कहा जाता है। के अनुप्रयोग के साथ सरकार के कामकाज से, यानी कि सरकार अगर अपना कामकाज जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके करती है, तो उसी को ई शासन कहा जाता है। ठीक, hence e-governance is basically a move towards smart governance, implying simple, moral, accountable, responsive and transparent governance. ठीक, तो ई गवर्नेंस को आप ये कह सकते हैं कि स्मार्ट गवर्नेंस है। एक स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, यहाँ पे स्मार्ट का क्या मतलब है, एस से है सिंपल, एम से है मोरल और ए से है अकाउंटेबल
और आर से है रिस्पॉन्सिबल एंड टी से है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक, तो एक स्मार्ट गवर्नमेंट के तौर पे काम कर रही है, यानी कि जो सिंपल होगी, मोरल होगी, अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिव होगी और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक, इसलिए ई गवर्नेंस मूल रूप से स्मार्ट गवर्नेंस की ओर एक कदम है। ठीक, तो ई गवर्नेंस क्या है? मूल रूप से स्मार्ट गवर्नेंस की एक तरफ एक कदम है, जिसका अर्थ है सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन। सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन। ठीक, तो ई गवर्नेंस का यही उद्देश्य है कि वो सरल बनाए, नैतिक हो, जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो और पारदर्शी हो। किसी भी जो है लोकतंत्र में ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो लोकतंत्र सरल हो, नैतिक हो, जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो और पारदर्शी हो। कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट अगर है तो वो सिंपल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। ठीक, तो ये कैसे पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी के जरिए, ई गवर्नेंस के जरिए। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में इंटरेक्शन कैसे होते हैं, यानी कि आपस में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ई गवर्नेंस कैन टेक प्लेस इन 4 मेजर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ई गवर्नेंस जो है वो 4 मेजर टाइप ऑफ इंटरेक्शन के जरिए हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस एंड इंटरेक्शन इन द बैक ऑफिस विद इन द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। ठीक, एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में किस तरह से इंटरेक्शन हो सकता है, वो 4 तरीके उसके हो सकते हैं। ठीक, तो ई गवर्नेंस में अंततः क्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं? सरकारी ढांचे के भीतर बैक ऑफिस में प्रक्रियाओं और अतः प्रक्रियाओं के अलावा ई गवर्नेंस 4 प्रमुख प्रकार के इंटरेक्शन में हो सकते हैं। तो 4 प्रमुख प्रकार के इंटरेक्शन में, इंटरेक्शन के जरिए ई गवर्नेंस हो सकता है। तो ये इंटरेक्शन कैसे हो सकता है? 4 तरीके हैं इसके। कौन कौन से हैं? तो पहला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके। ठीक, जैसे वीडियो कॉल से बात हो रही है तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। ठीक, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट से दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हो रही है। ठीक, तो एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है इंटरेक्शन कर सकती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, एक स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन। ठीक, सरकार से सरकार की तरफ इंटरेक्शन, किसी एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार के साथ इंटरेक्शन कर सकती है, बातचीत कर सकती है। कोई अगर जो है राज्य की सरकारें जो है वो केंद्र की सरकारों से बात कर सकती हैं, ये भी G2G में आएगा, यानी कि सरकार से सरकार में आ जाएगा। ठीक, और या जो है लोकल लेवल की जो सरकारें हैं वो राज्य की सरकारों से बातचीत कर सकती हैं। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C। गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C। तो G2C क्या है कि आप जो है, जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप देखेंगे कि हेल्पलाइन, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर, ये क्या है? G2C का ही है। ठीक, कि आप जो है सीधा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, या किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। ठीक, तो ये किसमें आ जाता है? G2C। ठीक, सरकार से नागरिक। तो इंटरेक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है? सरकार से नागरिक का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये भी जो है ई गवर्नेंस में आ जाता है। ठीक, तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है, या गवर्नमेंट भी अगर कोई मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी भी ऐप के जरिए वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, तो इसी को क्या कहेंगे? सरकार से नागरिक का इंटरेक्शन। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट से अलग अलग एम्प्लॉय, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय होंगे वो कनेक्ट होंगे गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कैसा हो रहा है? गवर्नमेंट से एम्प्लॉय की तरफ, एम्प्लॉयज की तरफ इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक, कर्मचारियों के लिए सरकार, यानी कि कर्मचारियों से सरकार, सरकार से कर्मचारी, सरकार से कर्मचारी, यानी कि सरकार जो है कर्मचारी के साथ इंटरेक्शन करती है। ठीक, अलग अलग जो कर्मचारी है उनसे इंटरेक्शन करती है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो बिजनेस होते हैं उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है, उनसे टैक्स वगैरह के लिए बातचीत की जाती है, या बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में
जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उन सब के बारे में बात की जाती है। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस भी इंट्रैक्शन होता है। ठीक, तो ये 4 तरह के इंटरेक्शन है। पहला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करती है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि गवर्नमेंट सिटीजन से इंटरेक्ट करती है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉइज से इंटरेक्शन करती है। गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, यानी कि गवर्नमेंट अलग अलग बिजनेस से भी इंटरेक्शन करती है। सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से कर्मचारी, सरकार से व्यवसाय। ठीक, तो ये 4 तरह के इंटरेक्शन आपको याद होने चाहिए। इंटरेक्शन जो है वो 4 तरीके से होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस, अब ये ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस कैन बी लिस्टेड डाउन एज गिवन बिलो। ई गवर्नेंस की जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ई गवर्नेंस के उद्देश्य को नीचे सूचीबद्ध किया जा सकता है, यानी कि उनको सूचीबद्ध किया गया है कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं ई गवर्नेंस के। भाई पहले तो पेपर पे गवर्नमेंट चल रही थी, तो अब ये ई गवर्नेंस की क्या जरूरत है। ठीक, आपने रिसेंटली देखा होगा कि अभी ई रुपीज लॉन्च हुआ है। ठीक, ई रुपीज क्या है, पहले तो पेपर की रुपीज चल रही थी, पेपर करेंसी चल रही थी, तो अब ये ई करेंसी लाने की क्या जरूरत है, ताकि कम से कम पेपर का यूज हो और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, और ई रुपीज़ को आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी तक। ठीक, तो पहला उद्देश्य क्या है इसका, ई गवर्नेंस का, टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट, सिटीजन एंड बिजनेसेस। ताकि जो है तो सब सिंप्लीफाई किया जा सके गवर्नेंस को, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, सिटीजन के लिए और बिजनेसेस के लिए। ठीक, सिंप्लीफाई करने के लिए ई गवर्नेंस यूज की जाती है, क्योंकि पेपर वर्क जब होता है तो बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ठीक, सरकार जो है, सरकार नागरिकों और व्यवसाय के लिए शासन का समर्थन और सरलीकरण करती है। ठीक, तो शासन का समर्थन और उसका सरलीकरण करने के लिए ई गवर्नेंस किया जाता है, ताकि सरकार, नागरिक और व्यवसायों के लिए शासन जो है वो सरल हो जाए और समर्थन योग्य हो जाए। ठीक, ई गवर्नेंस का पहला उद्देश्य यही है। ई गवर्नेंस का पहला उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य क्या है, टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट। जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ई गवर्नेंस किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए ई गवर्नेंस की जाती है। वाइल एड्रेसिंग द सोसाइटीज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस थ्रू एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ठीक, तो जब आप जो है किसी सोसाइटी के जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आप अकाउंटेबल भी होंगे, ट्रांसपेरेंट भी होंगे। इसी को सुनिश्चित करने के लिए, इसी को इंश्योर करने के लिए ई गवर्नेंस लाया जाता है। एंड एक्सपेक्टेशन थ्रू एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज। ठीक, एक एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज के जरिए जो एक्सपेक्टेशन होती है, और इफेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए किसके बीच में, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में, और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच में। ठीक, एक एफिशिएंट इंटरेक्शन होना चाहिए, इफेक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए। सो कुशल सार्वजनिक सेवाओं और लोगों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रभावी बातचीत के माध्यम से समाज की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए सरकारी प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। तो कुशल सार्वजनिक सेवाओं और लोगों, व्यवसायों और सरकार के बीच, लोगों और व्यवसायों और सरकार के बीच एक प्रभावी बातचीत के माध्यम से, यानी कि एक प्रभावी बातचीत होना चाहिए, और उसके माध्यम से ई गवर्नेंस इसीलिए था, का उद्देश्य यही था कि एक प्रभावी बातचीत को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे क्या होगा, जो भी समाज की जरूरतें हैं या अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने सरकारी प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाने और जवाबदेह बनाने के लिए ई गवर्नेंस लाई गई। ठीक, टू रिड्यूस करप्शन इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में करप्शन, अगर वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, ज़्यादा अकाउंटेबल होगी, तो करप्शन कम होगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक, टू रिड्यूस करप्शन इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में करप्शन को कम करने के लिए ई गवर्नेंस लाया गया है। सरकार में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ई गवर्नेंस लाया गया है, ई शासन लाया गया है। ठीक, तो सरकार में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ई शासन लाया गया है। तो इंश्योर स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन,
जो सर्विसेज हैं या इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत तेजी से स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ई गवर्नेंस लायक है। जैसे अभी आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, किसी भी ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से वो वेरीफाई हो जाएगा हर जगह पे, और आप वहाँ आप बैठे घर बैठे ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है सर्विसेज का और इन्फॉर्मेशन। तो इनसे और स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, सेवाओं और सूचना का त्वरित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो आपको सेवाएं भी बहुत आसानी से मिल जा रही हैं, बहुत जल्दी मिल जा रही हैं, और सूचनाएं भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाती हैं। ठीक, आपको कोई भी स्कीम का लाभ उठाना है, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, सारी चीज़ें वेरीफाई होके वो स्कीम आपको मिल जाती है। ठीक, तो ऐसे अगर ये पेपर वर्क होता तो उसमें बहुत टाइम लगता। ठीक, जैसे आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो एक तहसीलदार से वो वेरीफाई होगा। ठीक, उसके बाद जो है चाहे डीएम एसपी से वो वेरीफाई होगा, जैसे ऐसे 2-3 ऑफिस से वो वेरीफाई होता है। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या होगा, आप एक पेपर पे लिख के ले गए, वो एक जगह से वेरीफाई किया, फिर दूसरी जगह पे आप ले जाके वेरीफाई करा रहे हैं, फिर तीसरी जगह से वेरीफाई करा रहे हैं, तब जाके वो बनना है। ऐसे क्या है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, वेरिफिकेशन के लिए उनके सिस्टम में खुद ही चला जाता है वो, फिर वो वेरीफाई करते ही, उनके वेरीफाई करते ही वो दूसरे के सिस्टम में चला जाता है, फिर उनके वेरीफाई करते ही वो तीसरे के सिस्टम में चला जाता है, और इसी तरह वो जनरेट होके आपके पास आ जाता है। ठीक, तो ये क्या है, स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक, तो इनसे और स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, सेवाओं और सूचनाओं का त्वरित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ये किया गया, ई गवर्नेंस, ई शासन लाया गया। To reduce difficulties for business, provide immediate information and enable digital communication by e-business। ठीक, जो कम्युनिकेशन था गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में, उनमें जो डिफिकल्टीज थी, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में जो डिफिकल्टीज आ रही थी, वो सारी चीज़ें अब कम हो गई। ठीक, ये डिफिकल्टीज कम करने के लिए ई गवर्नेंस लाई गई है, ताकि जो है एक डिजिटल कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सके ई बिजनेस के जरिए। ठीक, ई बिजनेस के जरिए डिजिटल कम्युनिकेशन डेवलप किया जा सके, व्यापार के लिए कठिनाइयों को कम करने। तो ये ई शासन का उद्देश्य था कि जो व्यापार है उसके लिए जो कठिनाइयां हैं उसको कम किया जाए, तत्काल जानकारी प्रदान करने और ई व्यवसाय द्वारा डिजिटल संचार को सक्षम करने के लिए ई शासन लाया गया। ठीक, द NEGP has enabled many e-governance initiative like Digital India। तो NEGP, ठीक, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम जो है उसको NEGP कहा जाता है। ठीक, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम हैज इनेबल मेनी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो इसने जो है इनेबल किया है बहुत सारी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को। ठीक, NEGP यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम ने कई गवर्नेंस पहलों को सक्षम किया है, जैसे डिजिटल इंडिया जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आधार भी क्या है, ये NEGP का एक वो है, क्योंकि यहाँ से आप बायोमेट्रिक लगा चुके हैं, आपके रेटिना का वो रिकॉर्ड ले लिया गया है, आपके फिंगरप्रिंट का जो है वो रिकॉर्ड सारा ले लिया गया है। तो डिजिटली बहुत सारे काम आधार के जरिए हो जाते हैं। ठीक, आधार है, आधार क्या है, एक NEGP प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही है। वन कैन ई साइन डॉक्यूमेंट यूजिंग आधार, कोई भी ई साइन कर सकता है, आधार का यूज कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को वो आधार का इस्तेमाल करके ई साइन कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक साइन कर सकता है। ठीक, तो बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, कोई भी एप्लीकेशन करते हैं आप, तो वहाँ पे आप आसानी से ई साइन करने के लिए आपको मांगता है, उसमें आपका आधार वेरीफाई हो जाता है, तो ये समझा जाता है कि आपने साइन कर दिया। ठीक, तो वन कैन ई साइन डॉक्यूमेंट यूजिंग आधार, आधार का इस्तेमाल करके कोई भी ई साइन कर सकता है। आधार का उपयोग कर दस्तावेजों पर ई हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो आधार का उपयोग करके आप ई हस्ताक्षर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में अब आधार का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक, उमंग, उमंग क्या है, एक ऐप है। ठीक, उमंग इज अ यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, एक क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आधार, डिजी लॉकर, पैन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर्विसेज एक्सेट्रा। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है एक, जो बहुत सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप आधार से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं आप उमंग के थ्रू कर सकते हैं। आपको उमंग में ही डिजी लॉकर भी मिल जाता है, पैन भी आप उमंग के थ्रू आप पैन से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है
फंड सर्विसेज जो है, ये सारी चीज़ें आप उमंग से ही कर सकते हैं। इसीलिए इसको यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन नाम ही रखा गया। ठीक। उमंग क्या है? एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जो आधार, डिजिटल लॉकर, आधार, डिजिटल लॉकर, पैन, कर्मचारी भविष्य निधि सेवाओं आदि सहित केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। तो आप केंद्र और राज्य सरकार की कोई भी सेवा अगर लेना चाहते हैं तो आप उमंग एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं। और हर किसी के मोबाइल में उमंग एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, आप उन सेवाओं का यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो आधार से रिलेटेड सेवाएं हो, डिजिटल लॉकर से रिलेटेड सेवाएं हो, पैन से हो, कर्मचारी भविष्य निधि हो, इनसे रिलेटेड कोई भी सेवा हो, आप उमंग के थ्रू करा सकते हैं। ठीक। डिजिटल लॉकर क्या है? डिजिटल लॉकर्स हेल्प सिटीजन डिजिटली स्टोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें डिजिटल लॉकर होता है जिसमें आप जो है आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है डिजी लॉकर के नाम से, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और ये हर गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस में वैलिड होता है। ठीक। आप डिजिटली दिखा सकते हैं, चाहे आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट हो या ना हो। ठीक। तो ये हेल्प करता है सिटीजन को डिजिटली स्टोर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मार्कशीट है, पैन है, आधार है, डिग्री सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आप डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं डिजिटली, और ये कहीं पे भी आप शो कर सकते हैं। ठीक। तो डिजिटल लॉकर क्या है? नागरिकों को मार्कशीट, पैन, आधार और डिग्री सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर करने में मदद करता है। तो ये क्या करता है? नागरिकों को मदद करता है कि वो अपने जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसको डिजिटल रूप से स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो मार्कशीट हो, पैन हो, आधार हो या डिग्री सर्टिफिकेट हो। ठीक। वो डिजिटल रूप से उसको स्टोर कर सकते हैं और किसी भी ऑफिस में उसको दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट या फिजिकल जो है दस्तावेज मौजूद है। ठीक। भौतिक दस्तावेज ना हो तब भी आप जो है डिजी लॉकर के जरिए दिखा सकते हैं। जैसे आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है और ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकती है और लाइसेंस आपसे मांगती है, तो आप डिजी लॉकर के थ्रू उनको दिखा सकते हैं। फिजिकल लाइसेंस होना आपके पास जरूरी नहीं है। ठीक। दिस रिड्यूसेस द नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड फैसिलिटेट इजी शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक। अब ये क्या कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है जो फिजिकल नीड्स डॉक्यूमेंट की, यानी कि फिजिकली आपको रखना होता था। जैसे बाइक में आपको बाइक का कागज रखना होता था, आपको अपने पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस रखना होता था। तो ये फिजिकली रखने में क्या है, कभी कभी क्या होता है कहीं गिर गया या बारिश हो रही, भीग गया, खराब हो गया, तो इससे क्या होती है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट ना रखिए, बल्कि आप डिजिटल रख सकते हैं, और कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में आप आसानी से उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करता है, यानी कि अब भौतिक दस्तावेजों की जरूरत आपको नहीं है। ठीक। क्योंकि भौतिक दस्तावेज के नुकसान होने की क्षमता मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा थे। बारिश हो गई, भीग गए, सारे डॉक्यूमेंट खराब हो गए, कहीं गायब हो गया, सारे डॉक्यूमेंट खराब हो गए। ठीक। तो अब भौतिक दस्तावेज रखने की आवश्यकता आपके पास नहीं है। आप इन दस्तावेजों को आसानी से डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और आसानी से जो है साझा कर सकते हैं किसी भी कार्यालय में। ठीक। किसी भी ऑफिस में या किसी भी सुविधा को पाने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक। पे गवर्नमेंट क्या है? ये पे गवर्नमेंट फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट टू ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट। किसी भी पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पे गवर्नमेंट के जरिए। ठीक। पे गवर्नमेंट के जरिए पे गवर्नमेंट सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा देता है। तो किसी भी बैंक को आपको अगर भुगतान करना है, जैसे लोन वगैरह का भुगतान करना है, तो आप पे गवर्नमेंट के जरिए कोई भी निजी बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सार्वजनिक बैंक हो, उसमें भी आप पे गवर्नमेंट के जरिए अपना ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ठीक। या कोई चालान वगैरह है तब भी आप पे गवर्नमेंट के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। मोबाइल सेवा क्या है? मोबाइल सेवा एम्स एट प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। तो ये मोबाइल सेवा क्या है? गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो मोबाइल फोन और टैबलेट्स के जरिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन दे दिए जाते हैं। जैसे यूपीपीसीएल, यूपीपीसीएल एक एग्जाम्पल है कि आप जो है ऑनलाइन अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद ही भर सकते हैं यूपीपीसीएल एक ऐप के जरिए, जो आपका मोबाइल ऐप है। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। मोबाइल सेवा का उद्देश्य मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना।
तो मोबाइल सेवा के नाम से क्या है, एक ऐसी योजना है जिसके तहत आपके मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के माध्यम से सरकारी सेवाएं मिल जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल क्या है, अब इसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट भी कर सकते हैं यूपी में, ठीक। और इसमें जो है आप अभी रिसेंटली इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है कि आप अपना बिल भी जनरेट कर सकते हैं। मीटर की फ़ोटो खींच के आप उसमें डाल के आप अपना बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद उसकी पेमेंट कर सकते हैं, उसकी रिसिप्ट निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें आप यूपीपीसीएल से कर सकते हैं। तो इस तरह की सेवाएं अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं तो इसी को मोबाइल सेवा कहा जाता है, ठीक। द एम ऐप स्टोर, एक एम ऐप स्टोर आता है, हैज ओवर 200 लाइव एप्लीकेशन। इसमें तकरीबन 200 ऐप्स होते हैं विच कैन बी यूज टू एक्सेस वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, जिसका इस्तेमाल आप बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। तो एक तरह का ये ऐप स्टोर है जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा एप्लीकेशन पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल आप गवर्नमेंट की सर्विसेज को पाने के लिए कर सकते हैं, ठीक। तो एम ऐप स्टोर क्या है, इसमें 200 से अधिक लाइव एप्लीकेशन है जिनका उपयोग विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। यानी कि सारी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे जो है तकरीबन 200 लाइव एप्लीकेशन इसमें पाए जाते हैं जिसका नाम है एम ऐप स्टोर, ठीक। तो इसको भी आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको वो सारे ऐप मिल जाएंगे जो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, सारे एप्लीकेशन, ठीक। जो भी सर्विसेज चाहिए तकरीबन 200 एप्लीकेशन, यानी कि आपको जिस भी सर्विसेज की नीड होगी आप उस तरह के एप्लीकेशन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। इसी को एम ऐप स्टोर कहा जाता है। Computerization of land records ensure that landowners get digital and update copies of documents relating to their property। मतलब कि अब लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर दिया गया है जिसके जरिए जो लैंड ओनर है वो डिजिटली जो है उनके लैंड की जो कॉपी है, ठीक, या डॉक्यूमेंट वगैरह जो है उसकी कॉपी वो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे भूलेख, ठीक, यूपी में भूलेख ऐप एप्लीकेशन है एक जिसके जरिए जो है आप अपनी ज़मीन के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं या जो भी कॉपी निकालना चाहते हैं वो भूलेख के जरिए आप निकाल सकते हैं। इवन भूलेख आपको पैमाइश करके भी बताता है कि आपकी ज़मीन कितनी है, उसका नंबर क्या है, सारी चीज़ें वो बताता है। ये यूपी में है भूलेख, ठीक। तो ऐसे हर स्टेट में कुछ ना कुछ एक एप्लीकेशन लैंड से रिलेटेड है जो लैंड रिकॉर्ड को रखते हैं और लैंड ओनर जो है उससे अपनी ज़मीन के बारे में, अपने लैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक। तो भूलेख इसका बेस्ट एग्जाम्पल। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। अब क्या हो गया, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण हो गया है जो ये सुनिश्चित करता है कि भूमि स्वामी यानी कि जिनके पास भूमि है वो अपनी संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की डिजिटल और अद्यतन प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल कॉपी उसकी प्राप्त कर सकते हैं। उनके जो दस्तावेज हैं उनकी डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भूलेख है, यूपी में क्या है, भूलेख है जिसमें आप एक बहुत सारे उसमें होते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तब भी भूलेख यूज कर सकता है। जैसे वो आ, अपने एरिया का नक्शा निकाल लिया वो, और जो लगता है कि उसकी ज़मीन है उस पर क्लिक करेगा, वो ज़मीन किस किस के नाम से है, किसने उसको बेचा था, फर्स्ट ओनर कौन है, सेकंड ओनर कौन है, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक, भूलेख के जरिए आपको। और आप अपनी ज़मीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो भूलेख के जरिए आपको मिल जाएगी अगर आप यूपी के हैं तो। ऐसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऐप हैं, ठीक। In addition to the above state level e-governance initiative includes। अब स्टेट लेवल पे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, उपरोक्त के अलावा राज्य स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में शामिल है, ठीक। तो राज्य स्तरीय पे कौन कौन से ई गवर्नेंस सेवाएं दी जाती हैं, तो सबसे पहले आता है ई सेवा। ई सेवा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये याद रखिएगा कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ई सेवा कहाँ का है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई सेवा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक। ई सेवा आंध्र प्रदेश का है, ठीक। ये क्या करता है, फैसिलिटेट पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटी बिल। जो भी यूटिलिटी बिल हैं जैसे वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक, सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, लाइसेंस के लिए या परमिट्स के लिए जो भी बिल वगैरह आपको पे करना होता है वो आप ई सेवा के जरिए पे कर सकते हैं, ठीक।
जैसे मैंने यहाँ का यूपीपीसीएल का एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, वैसे आंध्र प्रदेश में ई सेवा है। ठीक, तो ई सेवा क्या करता है, फैसिलिटेट्स करता है पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। आप यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, जैसे वाटर बिल, गैस का बिल, या मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल। इशोवेंस ऑफ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट इशू करता है। ठीक, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी सर्टिफिकेट ये इशू करता है। लाइसेंस इशू करता है और परमिट इशू करता है। ठीक, ई सेवा के माध्यम से आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक, ई सेवा क्या है, आंध्र प्रदेश उपयोगिता बिल के भुगतान, ये ई सेवा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। जो भी उपयोगिता बिलों का भुगतान आप इससे कर सकते हैं, जैसे जल का भुगतान कर सकते हैं, गैस का भुगतान कर सकते हैं, रसोई गैस का भुगतान कर सकते हैं, या आप जो है बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या जो है निवास प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आप इससे जारी करा सकते हैं ई सेवा के जरिए। ठीक, लाइसेंस आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक, लाइसेंस पा सकते हैं, लाइसेंस की सेवा आप ले सकते हैं ई सेवा के माध्यम से। और अगर आपको परमिट लेना है किसी चीज़ की, तो आप ई सेवा के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है खजाने प्रोजेक्ट। खजाने प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये कर्नाटका का। ठीक, कर्नाटक का है खजाने प्रोजेक्ट। खजाने प्रोजेक्ट कर्नाटक का है। ठीक, डिजिटलाइज द ट्रेजरी सिस्टम ऑफ द स्टेट। स्टेट की जो ट्रेजरी सिस्टम है जो पेंशन वगैरह को डील करता है, ये सारी चीज़ें जो है, हाँ, या पेमेंट को डील करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो खजाने प्रोजेक्ट के जरिए होता है। ठीक, ये कर्नाटक का है। ठीक, ये डिजिटलाइज करता है सारे ट्रेजरी सिस्टम को, स्टेट के सारे ट्रेजरी सिस्टम को। खजाने प्रोजेक्ट क्या है, कर्नाटक से है। ये राज्य के ट्रेजरी सिस्टम को डिजिटल करता है। ठीक, ये राज्य के सारे ट्रेजरी सिस्टम को डिजिटल करता है, जिसका नाम है खजाने प्रोजेक्ट। ये है कहाँ का, कर्नाटक। दूसरा है फ्रेंड। फ्रेंड कहाँ का है, केरला का है। ठीक, तो फ्रेंड का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे, क्योंकि ये फ्रेंड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा गया है एक दो बार। तो फ्रेंड कहाँ का है, केरला का है। फ्रेंड्स इज अ सिंगल विंडो फैसिलिटी टू पे टैक्सेस। ये एक सिंगल विंडो, एक ही जगह पे आप जो है अपना टैक्स भी पे कर सकते हैं। जो भी आपके फाइनेंशियल ड्यूज हैं, चाहे वो लोन है, कोई चालान है, ये कोई भी फाइनेंशियल ड्यूज हैं, वो आप इसमें पे कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ड्यूज हैं, टैक्स हैं, कुछ भी आपको पे करना है, यानी कि सारी चीज़ों की पेमेंट जो है आप फ्रेंड्स में जाके कर सकते हैं। ठीक, फ्रेंड्स कहाँ का है, केरल का है। राज्य सरकार को करों और अन्य वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने के लिए एकल खिड़की सुविधा है, यानी कि एक ही जगह पे आप सारी वित्तीय देनदारी जो है वह उसका भुगतान कर सकते हैं। ठीक, चाहे आपको कर का भुगतान करना है या कोई भी वित्तीय देनदारी हो, उसका भुगतान आप फ्रेंड्स में जाके कर सकते हैं, और ये केरल का प्रोजेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आता है लोकवानी प्रोजेक्ट। लोकवानी प्रोजेक्ट कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। लोकवानी परियोजना उत्तर प्रदेश का है। इज अ सिंगल विंडो सॉल्यूशन रिलेटिंग टू द हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेज। तो ग्रीवेंसेज के हैंडलिंग के लिए, ठीक, जो भी शिकायतें हैं उसके हैंडलिंग के लिए ये लोकवानी प्रोजेक्ट है। लैंड रिकॉर्ड के लिए लोकवानी प्रोजेक्ट है। मेंटेनेंस, लैंड रिकॉर्ड के मेंटेनेंस के लिए, एंड प्रोवाइडिंग अ मिक्सचर ऑफ एजेंशियल सर्विसेज। और बहुत सारी एजेंशियल सर्विसेज को लोकवानी प्रोजेक्ट के जरिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, लोकवानी परियोजना उत्तर प्रदेश शिकायतों से निपटने, यानी कि जो भी शिकायतें हैं उससे निपटने के लिए लोकवानी परियोजना से निपटा जाता है। भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए और आवश्यक सेवाओं का मिश्रण प्रदान करने के लिए, यानी कि बहुत सारी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसके जरिए, लोकवानी परियोजना के जरिए। ठीक, लोकवानी परियोजना के लिए जरिए बहुत सारी मिश्रण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक, और ये प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का। टर्म्स क्वाइंड बाय एल्विन टॉफलर। अब एल्विन टॉफलर ने कौन कौन से टर्म्स क्वाइन किए थे जो रिलेटेड हैं यूनिट 9 के, इसलिए मैंने एक उसका पूरा टॉपिक रख दिया है। ठीक, आल्दो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टर्म्स क्वाइंड बाय एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर द्वारा गढ़े गए शब्द कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड।
वाहन अधिक जानकारी। ठीक, एल्विन टॉपलर द्वारा गढ़े गए शब्द में सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, यानी कि वाहन अधिक जानकारी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड describe the excess of information available to a person aiming to complete a task or make a decision। तो एक आदमी के पास अब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन, आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल जाएगी कि आप जो है डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो इसी को कहा गया है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड मीन्स ये डिस्क्राइब करता है कि आपके पास किसी भी पर्सन के पास एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल हो जाती है जो उसको चाहिए होता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या कोई डिसीजन के लेने के लिए। जैसे आपको कोई भी चीज़ करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप सीधा यूट्यूब पे जाके चेक करते हैं कि वो कैसे किया जाता है। आपको बहुत सारी वीडियोज उससे रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे तरीके उससे रिलेटेड मिल जाते हैं। इसी को एल्विन टॉपलर ने कहा है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। ठीक, जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड कॉन्सेप्ट किसका है। ठीक, वाहन आधिकारिक जानकारी किसकी है, तो ये एल्विन टॉपलर की है। सूचना अधिभार किसी कार्य को पूरा करने या निर्णय लेने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध जानकारी की अधिकता का वर्णन करता है। यानी कि ये क्या है कि एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा सूचना हो जाती है, बहुत जानकारी की अधिकता हो जाती है, यानी कि बहुत अधिक जानकारी उसके पास हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए, निर्णय लेने के लिए या किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ठीक, तो इसी का नाम दिया उन्होंने इंफॉर्मेशन ओवरलोड। दिस इम्प्लाइज द डिजाइन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है रिजल्टिंग इन अ पुअर और इवन नो डिसीजन बीइंग मेड। क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है कि वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, फिर कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है, या अगर डिसीजन लेता है तो बहुत खराब डिसीजन ले लेता है। ठीक, तो इसी को उन्होंने कहा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक, सांस लेके ही पढ़ाई जाती है। ठीक, सो दिस इम्पेयर्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पेयर्स करता है, यानी कि उसको जो है उसमें बाधा डालता है। ठीक, जिसकी वजह से जो है वो क्या करता है, जो भी जिसको भी डिसीजन लेना होता है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है उनके पास कि वो पुअर डिसीजन ले लेता है या कभी कभी डिसीजन ही नहीं ले पाता। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा आती है। तो इससे क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, बाधा आती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, या तो खराब डिसीजन वो ले लेता है, खराब निर्णय ले लेता है, या निर्णय ही नहीं ले पाता है। ठीक, तो ये टर्म्स है एल्विन टॉपलर का। नेक्स्ट टर्म है फ्यूचर शॉक। फ्यूचर शॉक भी, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो ये भी जो है एल्विन टॉपलर का है, भविष्य का झटका। ठीक, भविष्य का झटका। ठीक, द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस सफर्ड बाय वन हु इज अनेबल टू कोप विद द रैपिडिटी ऑफ सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एक आदमी को जो है ये शॉक लगता है, फ्यूचर शॉक लगता है, जिसमें क्या है वो डील ही नहीं कर पाता है, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत तेजी से हो रहे हैं वो उसके साथ कोप नहीं कर पाता है, उसके साथ डील नहीं कर पाता है। तो उसके अंदर एक डिस्ट्रेस हो जाता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो जाता है। ठीक, इसी को नाम दिया है उन्होंने फ्यूचर शॉक। तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्यूचर शॉक कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक, भविष्य का झटका, जो व्यक्ति सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों की तीव्रता का सामना करने में असमर्थ हो, यानी कि जो भी तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तीव्रता से हो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है वो उसकी तीव्रता का सामना कर पाने में असमर्थ हो, शारीरिक तरीके से या मनोवैज्ञानिक तरीके से कष्ट झेल रहा हो, तो उसी को भविष्य का झटका कहा जाता है। ठीक, और ये टर्म्स दिया था, ये सब दिया था किसने, एल्विन टॉपलर ने। ठीक, नेक्स्ट है एंड लास्ट है थर्ड वेव, तीसरी लहर। देखिए यहाँ पे दो कंफ्यूजन होते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूं। अगर थर्ड वे आता है, यानी कि WAY, ठीक, WAY, तो ये है एंथनी गिडेन। और थर्ड वेव आता है यानी कि WAVE, तो ये है एल्विन टॉपलर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड वे यानी कि अगर वे की जगह पे
WAY है तो ये एंथनी गिडेन का है, और WAVE है यानी कि वेव है, लहर वाला वेव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्विन टॉपलर का है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। द थर्ड वेव इज द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को थर्ड वेव के नाम से डिनोट किया है। तीसरी लहर उत्तर औद्योगिक समाज है। तो तीसरी लहर क्या है, एल्विन टॉपलर के अकॉर्डिंग जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसी को इन्होंने तीसरी लहर कहा है। टॉपलर says that since the late 1950s, most countries have been transitioning from a second wave society into a third wave society. तो टॉपलर कहते हैं कि 1950 के बाद, मतलब लेट 1950 के बाद से ही ज़्यादातर कंट्री जो है अपने आप को ट्रांसफर कर रही हैं सेकंड वेव से थर्ड वेव की तरफ से, यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ। टॉफलर का कहना है कि 1950 के दशक के उपरांत से, यानी कि 1950 के दशक के बाद से ही टॉफलर का ये कहना है कि अधिकांश देश जो है वो सेकंड वेव समाज यानी कि दूसरी लहर समाज से तीसरी लहर समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि औद्योगिक समाज से उत्तर औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक, उत्तर औद्योगिक समाज क्या होगा, जिसमें सर्विस सेक्टर ज्यादा जो है वो इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है। ठीक, थ्री वेव्स ऑफ टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू टॉपलर। तो इन्होंने थ्री वेव्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। टॉपलर के अनुसार प्रौद्योगिकी की तीन तरंगें कौन कौन सी हैं। तो पहली है, फर्स्ट वेव में क्या आता है, द एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। तो पहली वेव किसकी थी, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की थी। पहली लहर कृषि क्रांति की। दूसरी लहर क्या थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। सेकेंड वेव द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दूसरी लहर क्या थी, औद्योगिक क्रांति। तीसरी लहर क्या थी, थर्ड वेव, तीसरी लहर द इंफॉर्मेशन एज जस्ट नाउ बिगिनिंग। ठीक, तो इंफॉर्मेशन अभी शुरू हुई है, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो इंफॉर्मेशन एज है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसी को इन्होंने थर्ड वेव कहा। तीसरी लहर सूचना युग जो अभी जिसकी शुरुआत हुई। ठीक, तो थर्ड वेव का कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये एल्विन टॉपलर है, और थर्ड वेव का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो ये एंथनी गिडेन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और यूनिट 9 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 10 कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो जो भी क्वेश्चन है यूनिट 9 से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट 9 यू कैन आस्क। ओके, एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। तो आपके सारे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, रोज ही अपलोड हो जाते हैं, तो आप पीडीएफ देख सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है तो पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप लोग जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें अभी। ठीक, ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।